हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनूप कुशवाहा। तो सबसे पहले तो आप लोगों से सॉरी बोलना चाहेंगे कि आपका सिलेबस इतना डिले हुआ, और जो सिलेबस आज से एक हफ्ते पहले कंप्लीट हो जाना था वो सिलेबस अब आगे के 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आपकी क्लासेस चल रही थी, पर डे में 2 से 3 लेक्चर भी अपलोड कर रहा था, और 4 अगस्त को लास्ट क्लास हुई थी जिसमें आपका मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो गया था। तो अगर 2 दिन का भी और क्लास रेगुलर हो गया होता तो मैंने टारगेट भी किया था कि मैक्सिमम 7 अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो 6 और 7 अगस्त तक वो क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जाती, क्योंकि टोटल 4 और लेक्चर को हमें अपलोड करना था इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट के लिए। बट इतना सारा बहुत दिनों से जो वर्कलोड था, मतलब 2 से 3 लेक्चर को अपलोड करना, दिन भर में उसको एडिट करना और सारा जो उसका प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता। तो मैं 10 से 11 घंटे तक लगातार वर्क करता रहा, और इतना ज़्यादा वर्कलोड और थोड़ी कुछ लापरवाहियाँ भी मेरी थी, जिनको मिला करके कुछ ऐसा हुआ, तबीयत ख़राब हो गई कि मैं क्लास लेने की अवस्था में बिल्कुल भी नहीं था। नहीं तो जिस तरीके से एग्ज़ाम का प्रेशर है और ये सारा कुछ, मैं पिछले 5 महीने से क्लासेस को रेगुलर लेके आ रहा था, क्योंकि मैं टाइमली सिलेबस को कंप्लीट करना चाह रहा था। लॉकडाउन में मैं घर नहीं गया इसी वजह से, ताकि मुझे लग रहा था अगर मैं घर जाऊंगा तो फिर आने का कोई फिक्स नहीं रहता, कोरोना की क्या स्थितियां होंगी, और नहीं तो फिर सिलेबस डिले हो जाएगा। इन सारी बातों को देखते हुए मैं मार्च से ही लगातार अपने हिसाब से जितना भी कर सकता था मैंने वो सारा प्रयास किया था कि एग्ज़ाम से 20 से 25 दिन आपका पहले सिलेबस कंप्लीट करा दे। बट बीच में भी कुछ गैपिंग हुई, उधर भी तबीयत थोड़ा बहुत डाउन होता रहा, और गैपिंग 2-2 4-4 दिन की होती रही। और यहाँ पर मेन पॉइंट पर आकर के फिर 4 अगस्त के बाद से कोई क्लास नहीं हो पाई, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। नहीं तो 6 अगस्त को आपकी लास्ट क्लास जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं करा पाया। बट अभी भी आपके एग्ज़ाम में 5 दिन का टाइम है, और इसके टोटल 4 लेक्चर हैं जिनमें पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा यूपी पीजीटी का। तो कल तक आपका सिलेबस इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अभी भी एकदम निश्चिंत रहें, कोई भी अपने अंदर घबराहट या डर पैदा ना करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स छूट गया या नहीं हो पाएगा। एक बार सिर्फ आप लेक्चर को देख लीजिएगा। नोट्स हमने ऑलरेडी इसीलिए प्रोवाइड करा दिया था कि ऐसे किसी मुसीबत भरे टाइम में वो काम आए, जो कि सही डिसीजन था। तो आप नोट्स एक बार पढ़ लिए होंगे, और एक बार लेक्चर को देख करके आप जो भी आपके पास बुक्स वगैरह है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चंस को आप इलेक्ट्रॉनिक्स के कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान ये यूनिट है आपके सिलेबस में। और टोटल इसके थियरी के 2 लेक्चर होंगे, 2 न्यूमेरिकल के होंगे। तो जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम ये 3 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका एक बड़ा ही मेजर पोर्शन है, कवर करता है ये थर्मियोनिक ट्यूब। तो इसको भी लेकर काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, क्योंकि ये नॉर्मली अब 11-12 के सिलेबस में अब है नहीं है। तो पहले की बुक्स में था तो लोग पढ़ते थे, तो इसके कंटेंट को लेकर भी दिक्कत आ रही है। तो इसको डिस्कस करेंगे, थर्मियोनिक ट्यूब को। सीआरओ और टेलीविज़न पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, जिसको डिटेक्शन भी बोलते हैं। तो इतने टॉपिक को, इसके थियोरेटिकल पार्ट को आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे, और इनके ऊपर बेस्ड प्रीवियस और ईयर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक, और जो बच गए टॉपिक हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के, कौन कौन से, डायोड है, ट्रांजिस्टर है और लॉजिक गेट है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना ही है। यूपी पीजीटी की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही सिलेबस है यूपी पीजीटी का इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ये वाला पोर्शन आज के लेक्चर में कवर कर देंगे। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में इसका न्यूमेरिकल, लेक्चर नंबर 3 में इसके थियोरेटिकल पार्ट को, लेक्चर नंबर 4 में इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो कल तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप पीछे के 6 यूनिट को प्रॉपरली कंप्लीट कर लिए होंगे, प्रिपेयर कर लिए होंगे या कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो लास्ट मोमेंट तक आपको पढ़ना है। घबराना नहीं है कि 3 दिन पहले से इतना मेंटल प्रेशर आपने ले लिया कि पढ़ाई बंद हो गई। ठीक है, तो आप पढ़ाई करते रहें, बाकी यूनिट को भी प्रिपेयर करते रहें, और इस यूनिट को भी 2-4 घंटे का टाइम दे दीजिए आप, तो ये वाला यूनिट भी आपका प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मियोनिक ट्यूब के बारे में। तो थर्मियोनिक ट्यूब और थर्मियोनिक वॉल्व को पढ़ने से पहले आपको ये देखना है कि थर्मियोनिक ट्यूब या थर्मियोनिक वॉल्व किस फिनोमेनन के ऊपर बेस्ड होता है। जिस तरीके से आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेनन को देखा था, किसी मेटेलिक सरफेस पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लाइट या रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं, और इस फिनोमेनन को आपने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक क्यों बोला गया? क्योंकि फोटो मतलब रिलेटेड टू लाइट, लाइट के इंसिडेंट होने से अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हो तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे थे लाइट के इंसिडेंट करने से, उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते थे, और उनकी वजह से जो करंट बनता है उसको बोलते थे फोटो करंट। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर
जो फेनोमेना है उसको हम बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन के ऊपर बेस्ड होता है हमारा थर्मियोनिक ट्यूब या थर्मियोनिक वॉल्व। और नाम से ही क्लियर है, थर्मियोनिक इमिशन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाना है किसी भी मेटेलिक सरफेस से या किसी मेटल से, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, लेकिन रेडिएशन या लाइट को इंसिडेंट करके नहीं, बल्कि उसको हीट दे करके, है ना। थर्मियोनिक का मतलब रिलेटेड टू हीट। तो जब भी मेटल को आप हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट करने लगे, तो इस फेनोमेनन को हम बोलेंगे थर्मियोनिक इमिशन। जैसे फोटोन को इंसिडेंट करने से वो इलेक्ट्रॉन इमिट करे तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और हीट मतलब हीट देने पर या गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगे तो इसको हम बोलेंगे थर्मियोनिक इमिशन। वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे थे लाइट की वजह से, उसको हमने बोला फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, थर्मियॉन्स। वहाँ पर उन फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बनता था उसको फोटो करंट बोलते थे। यहाँ थर्मियॉन्स की वजह से जो करंट बनेगा उसको हम थर्मियोनिक करंट बोलते हैं। क्लियर है। यानी अगर आपके पास कोई इस तरह से ये कोई फिलामेंट है और इसको आप गर्म कर रहे हैं, बैटरी वगैरह का पूरा अरेंजमेंट इधर लगा करके, और इसको आप गर्म करते हैं और गर्म करते करते इसका टेम्परेचर इतना हो जाता है कि इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं, तो इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को बोलेंगे थर्मियोनिक इमिशन। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे थर्मियॉन्स, और इनकी वजह से अगर सर्किट में कोई करंट बन रहा है तो उस करंट को क्या बोलेंगे, थर्मियोनिक करंट। क्लियर है ना डिफिनीशन। चलिए, अब जैसे वहां पर भी एक टर्म आता था वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या था, वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराए। इसी तरीके से यहाँ पर भी वर्क फंक्शन की डिफिनीशन है कि वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी फिलामेंट से या किसी भी मेटल से ये थर्मियोनिक इमिशन में इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए ज़रूरी होता है, उस मिनिमम एनर्जी को उस फिलामेंट का या उस मेटल का हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। ठीक। अच्छा, अब ये जो थर्मियोनिक इमिशन होगा इसके लिए क्या हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जिस भी फिलामेंट या जिस भी मेटल से हम थर्मियोनिक इमिशन कराना चाहते हैं उसकी क्या खास बात होनी चाहिए। तो पहली खास बात ये होनी चाहिए कि उसका वर्क फंक्शन कम होना चाहिए। वर्क फंक्शन कम होने से क्या होगा कि कम एनर्जी दे करके, कम हीट सप्लाई करके ही हम इससे थर्मियोनिक इमिशन का प्रोसेस करा सकते हैं। ठीक है। तो वर्क फंक्शन जितना कम रहेगा उतना जल्दी से, उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगेगा। और दूसरा ये कि मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होना चाहिए। चूँकि आप थर्मियोनिक इमिशन में इस फिलामेंट को हीट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हीट करने से अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होना चाहिए और इसका वर्क फंक्शन कम होना चाहिए, तो ये बहुत ही सुटेबल होगा थर्मियोनिक इमिशन के प्रोसेस के लिए। क्लियर है। तो ये तो हुआ आपका थर्मियोनिक इमिशन, और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी बिल्कुल वैसे है जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में देखा था, तो उसी के एनालॉगस यहाँ पर चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ये जो थर्मियोनिक ट्यूब या थर्मियोनिक वॉल्व आपको पढ़ना है, इसमें डिफिनीशन वगैरह ये सारा प्रोसेस आप देखेंगे, और इसको कंट्रोल करने वगैरह का तरीका कि करंट को कैसे कंट्रोल करें, कम करें, ज़्यादा करें, ये सारा प्रोसेस आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कंपेयर करके प्रिपेयर कर सकते हैं। आप देखिए, बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगने वाला है। आप बस, चूँकि ये सिलेबस में आपने कभी पढ़ा नहीं है इसलिए आपको लगता था कि ये क्या है, तो जो भी इसको कंट्रोल करने का तरीका है, जो भी इसमें डिफिनीशन है, टर्मिनोलॉजी है, वो सारा का सारा आप कंपेयर करिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से। और जो डायोड वॉल्व और ट्रायोड वॉल्व के बारे में हम पढ़ने वाले, इन्हीं को हम थर्मियोनिक ट्यूब या थर्मियोनिक वॉल्व कहते हैं ना। तो ये जो डायोड वॉल्व या ट्रायोड वॉल्व है, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनका वर्किंग वगैरह अगर आपको समझना है तो उसको आप पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर से कंपेयर करें तो अच्छे से आपको प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगला जो लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम डायोड और ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। तो आप देखेंगे डायोड वही काम करता है जो डायोड वाल्व करता था, ट्रांजिस्टर वही काम करता है जो ट्रायोड वाल्व करता था। तो आपको बहुत ही सुविधा होगी कि कैसे इसको एज ए रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं या कैसे इसको एम्पलीफायर या ऑसिलेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे के एनालॉगस है। बस ये जो डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व है ना, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं पुराना वर्जन है, और वही काम अब हम डायोड या ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से करवाते हैं क्योंकि ये एडवांस हैं, कम एनर्जी लेते हैं, ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से अब हम डायोड वाल्व की जगह पर पीएन जंक्शन डायोड से काम करा लेते हैं, ट्रायोड वाल्व की जगह पर ट्रांजिस्टर से। ठीक है। तो इसलिए आधा पोर्शन जो इसका है वो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कंपेयर कर लेंगे और आधा पोर्शन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स से कंपेयर कर लेंगे, तो सारा कुछ इसका आप प्रोसेस तैयार कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए यहाँ तक आपने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें जो करंट फोटो, ये जो थर्मियोनिक करंट जो बनता है, ये थर्मियोनिक करंट के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, जिसमें से अभी हम एक इक्वेशन की बात करते हैं, और वो भी कब, जब यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास, ये हमारा क्या है, कैथोड है, ये जो फिलामेंट है वो कैथोड हम इसको बोलेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, और इधर मान लीजिए कोई एनोड है जिसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो जब इधर से निकलने वाले, इमिट होने वाले सभी थर्मियॉन्स यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो करंट होता है वो सैचुरेशन करंट होता है, जो कि आपने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में भी देखा था कि कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, और यहाँ पर हमारा एनोड था, तो जब हम एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं तो इतना पोटेंशियल पॉजिटिव हम कर दें कि यहाँ से इमिटेड, सब कैथोड से इमिटेड सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्पेस चार्ज जो बीच में आ रहे थे उनकी वजह से वो ना रुके और एनोड तक पहुँच जाए। तो ऐसे में जो सर्किट में हमें करंट मिलता है वो कांस्टेंट हो जाता है, जिसको हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। तो सैचुरेशन करंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है कि फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, अगर वो एनोड की तरफ, यहाँ पर एनोड को हम प्लेट बोलेंगे, है ना, यहाँ पर हम एनोड को प्लेट बोलते हैं और कैथोड को फिलामेंट बोलते हैं। तो ये जो कैथोड या फिलामेंट है, जब ये यहाँ से इमिट होने वाले सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एनोड या आप कह लीजिए प्लेट के पास पहुँच जाते हैं, तो सर्किट में जो हमें करंट मिलता है वो होता है कांस्टेंट करंट, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो सैचुरेशन करंट जो हमारे पास यहाँ पर थर्मियोनिक इमिशन में मिलता है, उस सैचुरेशन करंट के लिए जो इक्वेशन है वो आप ध्यान रखिए, इसको हम बोलते हैं रिचर्डसन इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या होता है कि सैचुरेशन करंट फ्रॉम यूनिट एरिया फिलामेंट, ध्यान रखिए, पर यूनिट एरिया से जो करंट हमें मिलेगा वो करंट की हम बात कर रहे हैं। अगर हम पर यूनिट एरिया न लिखें तो हमें इसमें एरिया से, सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत सारी बुक में यहाँ पर करंट डेंसिटी जे लिखा रहता है, और करंट डेंसिटी जे का मतलब क्या, करंट और अपान में एरिया, और वो एरिया इधर आके मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये एरिया नहीं है, ये कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक, तो पर यूनिट एरिया के लिए हमने ये इक्वेशन लिखा है। अगर कहीं पर जे इक्वल टू समथिंग, जे इक्वल टू अगर ऐसे लिख दे, जे इक्वल टू ऐसे लिख दे, तो अब यहाँ पर हमको ये यूनिट एरिया लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जे का मतलब ही होता है आई अपान में ए। अब एरिया को यहाँ पर ए सिंबल हमने ले लिया, चलिए एस लिखा देते हैं। तो करंट पर यूनिट एरिया, ठीक, तो करंट पर यूनिट एरिया के लिए जो एक्सप्रेशन है I इक्वल टू ए टी स्क्वायर ई पावर माइनस फाई नॉट अपान के टी, जहाँ पर के आप समझ रहे हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी है फिलामेंट का टेम्परेचर, फाई नॉट वो फिलामेंट जिस मेटल का बना हुआ है उसका वर्क फंक्शन, टी टेम्परेचर, ए कांस्टेंट। तो I इक्वल टू ए टी स्क्वायर ई पावर माइनस फाई नॉट अपान के टी, ये है पर यूनिट एरिया फिलामेंट से निकलने वाला सर्किट में सैचुरेशन करंट। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, रिचर्डसन इक्वेशन। और इसका ये ग्राफ है कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये करंट धीरे धीरे करके पहले तो बढ़ता है, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो जब करंट कांस्टेंट हो जाए, सैचुरेट हो जाए, तो ऐसे में फिलामेंट का जो करंट इक्वेशन होगा वो ये होगा। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखें। और इसी थर्मियोनिक इमिशन के प्रोसेस या फेनोमेनन को यूज करके बनाया जाता है डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व को। और डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व को हम एज एन रेक्टिफायर, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, और इसके अलावा ऑसिलेटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व में जो फेनोमेनन होती है वो कौन सी है, थर्मियोनिक इमिशन। डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व को ही एक वर्ड में हम कह सकते हैं थर्मियोनिक वाल्व, क्योंकि इसके अंदर थर्मियोनिक इमिशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, तो डायोड वाल्व को एनालॉगस टू पीएन जंक्शन डायोड, चूंकि आपने तो हम वैसे देखा जाए तो अभी तो हमें पढ़ाना है पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर, लेकिन आपको पता है ऑलरेडी, इसलिए मैं बता देता हूं कि डायोड वाल्व पीएन जंक्शन डायोड के एनालॉगस है, ट्रायोड वाल्व ट्रांजिस्टर के एनालॉगस है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, डायोड का मतलब, यहाँ पर डायोड या ट्रायोड वर्ड जो यूज़ किया गया है, डायोड का मतलब 2 इलेक्ट्रोड इसमें यूज़ किए जाएंगे, ट्रायोड का मतलब 3 इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रोड होगा तो डायोड, 3 इलेक्ट्रोड होंगे तो ट्रायोड। और वॉल्व का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ को सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ करे। जैसे टायर में जब हम करंट को, मतलब सॉरी, टायर में जब हम हवा को भरते हैं पंप से, तो क्या होता है कि वो हवा पंप से हम जब इधर से प्रेशर देते हैं तो वो हवा इधर से अंदर की तरफ तो जाती है, लेकिन अंदर से वापस वो हवा, जैसे हवा जा तो रही है अंदर लेकिन वापस नहीं आ रही है। वो कौन इसको सपोर्ट करता है,
तो ट्यूब के अंदर जो उसका जो होता है, मतलब एक जिसके नोब से हम हवा भरते हैं, उसमें लगा होता है वॉल्व। तो वहीं से ये वर्ड लिया गया है। वॉल्व का मतलब जो किसी भी चीज़ को सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ करे। तो वो वॉल्व का क्या करता है, एयर को इधर से इधर अलाउ करता है, लेकिन वापस अंदर से एयर को उसी रास्ते से बाहर नहीं आने देता है। तो डायोड वॉल्व में भी क्या होता है, करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में पॉसिबल होता है, इसीलिए यहाँ पर डायोड के साथ में वॉल्व वर्ड यूज किया गया है। और सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है। पीएन जंक्शन में भी डायरेक्शन जो पी से मतलब एन की तरफ जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट फ्लो होता है, रिवर्स में रहता है तो ब्लॉक कर देता है। ठीक, तो वॉल्व वर्ड का यही मतलब है कि करंट का एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होता है। और डायोड का मतलब 2 इलेक्ट्रोड, ट्रायोड का मतलब 3 इलेक्ट्रोड। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि डायोड वॉल्व क्या होता है और इससे रिलेटेड कौन कौन से टर्मिनोलॉजी। तो जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, डायोड वॉल्व का मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। और दोनों इलेक्ट्रोड को क्या नाम देंगे, तो जो लोअर पोटेंशियल पर होगा जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं, और जो हायर पोटेंशियल पर होगा दूसरा वाला इलेक्ट्रोड उसे हम क्या बोलेंगे, एनोड। ठीक है, तो डायोड वॉल्व में देखिए यहाँ पर ये डायोड वॉल्व है आपका। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। किसी बुक में ऐसे दिया रहता है, किसी बुक में ऐसा दिया रहता है, सही दोनों है। यानी डायोड वॉल्व में क्या होता है, ग्लास ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होंगे। ये है आपका देखिए एनोड, और ये वाला जो दूसरा है ये है आपका कैथोड। तो कई बार क्या होता है कि कैथोड के अंदर ये फिलामेंट के साथ ये कैथोड लगा रहता है, और कई बार ये फिलामेंट सीधे सीधे कैथोड का काम करता है। इसी वजह से कैथोड नाम का जो आपका इलेक्ट्रोड है जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, उस कैथोड को ही हम फिलामेंट वर्ड भी यूज़ करते हैं, क्योंकि कई बार डायरेक्टली सीधा सीधा ये फिलामेंट जिसको हम हीट दे रहे हैं उसी से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और वही कैथोड का काम करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि फिलामेंट कोई और है और जिनसे इलेक्ट्रॉन हमें इमिट कराना है, जिनको हम हीट देना चाहते हैं, वो कोई और मेटल होता है। तो ये मेटल को कई बार हम फिलामेंट की हेल्प से हीट करते हैं। इनडायरेक्टली ये फिलामेंट कह सकते हैं कैथोड का काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमारा कैथोड यहाँ पर ये वाला मेटेलिक प्लेट है, और कई बार वो डायरेक्टली कैथोड की तरह काम करता है। तो दोनों सही हैं, इसीलिए हम कैथोड या फिलामेंट दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं इस वाले इलेक्ट्रोड के लिए जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। और दूसरी वाली जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है जिसको हम एनोड कह रहे थे, उसको यहाँ पर प्लेट वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखें, डायोड वॉल्व में 2 इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड या फिलामेंट एक हो गया जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट होता है जिसको हम हीट करते हैं। दूसरा होता है एनोड जिसको हम प्लेट भी कहते हैं, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना। जो भी इधर से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे फिलामेंट से या कैथोड से, उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए जो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेट या फिर एनोड। ठीक, अच्छा अब देखिए होता क्या है, इसके अगर हम सिंबल की बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार हम फिलामेंट को शो करें। जैसे आप पीएन जंक्शन डायोड देखते हैं, होता है एक्चुअल में कुछ और होता है, लेकिन उसका कोई सिंबल हम बना देते हैं। तो वैसे ही डायोड वॉल्व का भी हम इस तरीके से सिंबल बना देते हैं। ये ऊपर हमारा प्लेट होता है एनोड, और नीचे ये हमारा कैथोड है, इसी को हम फिलामेंट भी बोल सकते हैं। तो अगर हम प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल और कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल दें तो इसमें क्या होगा कि देखिए अब जब यहाँ पर आप फिलामेंट वगैरह का अरेंजमेंट है जिसको गर्म करने के लिए एक दूसरी बैटरी आपके पास है, तो जब किसी भी तरीके से आप इस कैथोड को हीट करते हैं, फिलामेंट को गर्म करके उसके बाद फिर कैथोड को गर्म करेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। तो जब ये हीट होता है और इससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ से क्या इमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव पोटेंशियल वाली प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं, वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस बीच के स्पेस में आकर के भर जाते हैं, और नए जो फ्रेश इलेक्ट्रॉन जिनको हम यहाँ थर्मियॉन्स बोल सकते हैं, उन नए थर्मियॉन्स को ये पहले से मौजूद थर्मियॉन्स रिपेल करते हैं और प्लेट तक नहीं पहुँचने देते। ये बिल्कुल सेम चीज़ आपने कहाँ पर देखा था, ये चीज़ आपने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेनन में, कि जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे वो ठीक है, वो तो जा तो रहे थे एनोड की तरफ, लेकिन जब ढेर सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं तो वो एनोड और कैथोड के बीच का जो स्पेस है उसमें ढेर सारे जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं तो नए जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स अब इमिट हो रहे हैं उनको ये लोग क्या करते हैं, रिपेल करने लगते हैं।
इन चार्जेस को हम बोलते थे वहां पर स्पेस चार्ज, और सेम चीज यहां पर भी है, यहां पर भी हम इसको क्या बोलेंगे, स्पेस चार्ज। ठीक है, तो कैथोड और एनोड के बीच में जो ढेर सारे थर्मियॉन्स मौजूद होते हैं और नए इमिट होने वाले थर्मियॉन्स को प्लेट तक नहीं पहुंचने देते, करंट नहीं बनाने देते, रिपेल कर देते हैं, इन सभी चार्जेस को हम बोलते हैं स्पेस चार्ज। तो इस स्पेस चार्ज की समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ाते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं तो जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा ये सभी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की तरफ एक्सिलरेट हो जाते हैं, और एक ऐसा पोटेंशियल आप इसको देते हैं बढ़ाते बढ़ाते कि जितने भी यहाँ से थर्मियॉन्स इमिट हो रहे हैं वो सब के सब अब प्लेट तक पहुँच पा रहे हैं, और ऐसे में सर्किट में जो करंट आपको मिलता है वो करंट कॉन्स्टेंट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। ठीक है, बिल्कुल फिनोमेनन सेम है, कुछ भी बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपने समझा है, देखा है, तो आप समझ रहे होंगे ये किस तरीके से पोटेंशियल को बढ़ाने की बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका पॉजिटिव पोटेंशियल आप बढ़ाते जाएंगे तो जितने भी इधर स्पेस चार्ज वाली समस्या थी और ढेर सारे इधर थर्मियॉन्स इकट्ठा हो गए थे वो सब अट्रैक्ट हो जाते हैं और सर्किट में एक कॉन्स्टेंट करंट फ्लो होने लगता है। अब मान लीजिए आपको सैचुरेशन करंट यहाँ पर सर्किट में मिल रहा है, और ऐसे कंडीशन में आपने क्या किया कि जो फिलामेंट है या जो कैथोड है आप कह लीजिए, इसका टेम्परेचर आपने और बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर जब आप और बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा थर्मियॉन्स यहाँ पर इमिट होने लगेंगे, और वो सभी थर्मियॉन्स अब जब ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे तो सैचुरेशन के लिए हमें थोड़ा सा और पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, या हम पोटेंशियल उतना भी रखें तो ढेर सारे और जब थर्मियॉन्स मौजूद हो जाएंगे तो उनकी वजह से सैचुरेशन करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एक तो शुरुआत में क्या था कि स्पेस चार्ज की वजह से करंट बढ़ नहीं पा रहा था। ठीक, जब आपने प्लेट का पोटेंशियल बढ़ाया पॉजिटिव पोटेंशियल, तो करंट बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो गया, सैचुरेशन में आ गया। इसके बाद अगर आप प्लेट इस कैथोड के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो सैचुरेशन करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक, तो ये पूरा हमारा डायोड वॉल्व है, जिसमें आप इसका डायग्राम याद रखें और इसका सिंबल है, और इस तरीके से सर्किट में हम क्या करते हैं, कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल और ये प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर अट्रैक्ट हो जाते हैं और सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। इस करंट को हम क्या बोलते हैं, प्लेट करंट, और जो पोटेंशियल हमने यहाँ पर अप्लाई किया है उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, प्लेट पोटेंशियल या प्लेट वोल्टेज। ठीक है, वैसे तो कैथोड और प्लेट दोनों मौजूद है, लेकिन जो नोमेनक्लेचर है उसमें प्लेट वर्ड आता है, तो प्लेट करंट और प्लेट वोल्टेज। तो इस डायोड वॉल्व के प्लेट पर अप्लाई प्लेट वोल्टेज और सर्किट में हमें मिलने वाला प्लेट करंट जो होता है, इनके बीच में जो ग्राफ हम खींचते हैं उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व, डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो अगर हम Vp और Ip के बीच में ग्राफ खींचें, प्लेट वोल्टेज और प्लेट करंट के बीच में ग्राफ खींचें, तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम प्लेट वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे करंट का भी वैल्यू बढ़ता जाता है। स्पेस चार्ज वाला कंडीशन था ना, स्पेस चार्ज था तो आप वोल्टेज बढ़ाते गए, करंट भी बढ़ता गया। जब सभी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने लगे तो अब करंट कांस्टेंट हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। तो ग्राफ आप देखिए, प्लेट वोल्टेज को बढ़ा रहे थे तो करंट भी बढ़ रहा था, और एक टाइम के बाद वो करंट कांस्टेंट हो गया एक पर्टिकुलर फिलामेंट टेम्परेचर के लिए। फिर आपने क्या किया, आपने प्लेट वोल्टेज को नहीं बढ़ाया लेकिन फिलामेंट के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो यही सैचुरेशन करंट थोड़ा सा और अब बढ़ के अब यहाँ पर सैचुरेशन आपको मिल रहा है। फिर आपने क्या किया, फिर टेम्परेचर आपने फिलामेंट का और बढ़ा दिया, तो यही सैचुरेशन करंट थोड़ा सा और बढ़ गया। ठीक, तो सैचुरेशन करंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो आपके प्लेट वोल्टेज पर, दूसरा ये है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वो सैचुरेशन करंट भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो आपको मिला है डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इसमें जब तक सैचुरेशन की कंडीशन नहीं आई रहती, सैचुरेशन के बाद तो ये रिचर्डसन इक्वेशन को फॉलो करता है, जिसको हमने आपको पीछे ही बता दिया सैचुरेशन में आने के बाद। लेकिन सैचुरेशन से पहले यानी O से लेकर A तक जब तक ये सैचुरेशन की कंडीशन नहीं आई थी तब तक ये एक इक्वेशन को फॉलो करता है, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड इक्वेशन या चाइल्ड लॉ। यहाँ पर चाइल्ड मतलब बच्चा नहीं है, ये नाम है साइंटिस्ट का, इनको लैंगम्यूर चाइल्ड इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये जो चाइल्ड इक्वेशन या चाइल्ड लॉ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने देखा होगा बहुत बार तो सीधे सीधे ये फार्मूला ही पूछ लिया गया था।
तो डायोड वाल्व में प्लेट करंट प्लेट वोल्टेज के साथ किस तरीके से वेरी होता है बिफोर सेचुरेशन, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं चाइल्ड इक्वेशन। IP इक्वल टू के VP पावर 3/2। यहाँ पर K एक कांस्टेंट है जो उस फिलामेंट के मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है, ये कोई और कांस्टेंट है जो इस फिलामेंट या इस कैथोड के मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है प्लेट रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं। तो प्लेट करंट और प्लेट वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ हमने खींचा है, अगर हम सैचुरेशन से पहले का कोई भी एक कंडीशन लें कि एक स्मॉल प्लेट वोल्टेज के लिए कितना प्लेट करंट में चेंज हो रहा था, इनका रेशियो अगर हम निकालें यहाँ से, जैसे हमने ले लिया सपोज कि ये पॉइंट हमने एक सेलेक्ट कर लिया और एक पॉइंट ये, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में प्लेट वोल्टेज में चेंज और प्लेट करंट में चेंज का रेशियो निकालेंगे, उसी को हम बोलते हैं प्लेट रेजिस्टेंस। किसी और पॉइंट से निकालेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी, यानी ये आप कह सकते हैं कि ये जो प्लेट रेजिस्टेंस है ये पर्टिकुलर इंटरवल के लिए डिसाइड होता है। इंटरवल आप चेंज कर देंगे तो प्लेट रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, है ना। इसको आप डायनामिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो प्लेट रेजिस्टेंस जिसको स्मॉल RP से एक्सप्रेस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा सिंबल इसका, क्योंकि आगे ये और भी फार्मूलों में इन्वॉल्व होने वाला है। तो RP इक्वल टू डेल्टा VP अपॉन डेल्टा IP। और अगर हम यहाँ से इस ग्राफ का स्लोप निकालें तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब डेल्टा IP अगर हम इस वाले ट्रायंगल से निकालें, और बेस मतलब डेल्टा VP। तो आप देखिए इसका जो स्लोप आ रहा है वो प्लेट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है उसका जस्ट उल्टा है। तो आप कह सकते हैं प्लेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा VP अपॉन डेल्टा IP ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन ये VP और IP जो कैरेक्टरिस्टिक डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसके स्लोप के रेसिप्रोकल के इक्वल है। तो कई बार आपको स्लोप की वैल्यू दी जाती है और आपसे प्लेट रेजिस्टेंस पूछा जाता है, तो बस रेसिप्रोकल करना और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायोड से रिलेटेड ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखा, इसका ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व और सैचुरेशन से पहले का इक्वेशन और प्लेट रेजिस्टेंस का ये दोनों फार्मूला। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन। तो डायोड वाल्व का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एज एन रेक्टिफायर, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या, या अल्टरनेटिंग सिग्नल का मतलब क्या, ऐसा करंट या ऐसा वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा हो और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा हो। एक डायरेक्शन ये है ऊपर, एक डायरेक्शन ये है नीचे, है ना। तो ये होता है आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के चेंज होने का ग्राफ। डायरेक्ट करंट की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट करंट यूनि डायरेक्शनल होता है, इसमें दो डायरेक्शन नहीं होता कि कभी इधर डायरेक्शन में करंट कभी इधर डायरेक्शन में करंट। जबकि अल्टरनेटिंग में करंट क्या होता है, पहले हाफ साइकिल के लिए एक डायरेक्शन में, अगले हाफ साइकिल के लिए अगले डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखिए इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है दूसरे डायरेक्शन में, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। डायरेक्शन आधे साइकिल के बाद चेंज होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता रहता है। जबकि डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट जो होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन होता है और इसका मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट होता है ना। तो ये है हमारा डायरेक्ट करंट और ये है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में यानी यूनि डायरेक्शनल और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाले करंट में चेंज करने के लिए हम डायोड वाल्व का या फिर PN जंक्शन डायोड का इस्तेमाल करते हैं। तो दो तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है एज एन रेक्टिफायर। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, जो हम AC सिग्नल देंगे वोल्टेज या करंट, उसके आधे वेव के करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट मिलेगा और आधे के करस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब जब हमारा इनपुट जो AC है वो इस वाले कंडीशन में होगा, यानी जिसका एक डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड मतलब बढ़ते बढ़ते फिर घटते घटते यहाँ पर 0 हुआ, उसके बाद यहाँ तक तो हमको कुछ मिलेगा, आउटपुट हमको मिलेगा, कुछ यहाँ पर हमको आउटपुट मिलेगा। अगर यहाँ पर जो इनपुट हमारा है वो इस वाले फेज़ में है, इस वाले कंडीशन में है, तो हमें आउटपुट मिलेगा। लेकिन जब इस वाले फेज़ में आता है, मतलब जब डायरेक्शन चेंज होगा आधे साइकिल के बाद, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर खाली। ठीक, फिर इसी तरीके से जब इसका डायरेक्शन फिर से ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर से जब ये वाला डायरेक्शन दोबारा से आएगा तो हमें आउटपुट मिलेगा, लेकिन इसके बाद फिर इस वाले केस में फिर से आउटपुट नहीं मिलेगा। यानी इस पूरी वेव का आधा भाग ही हमको आउटपुट के रूप में मिल रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर।
और ये क्यों होता है अभी हम यहाँ पर डायग्राम से बताएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए फुल वेव में क्या होता है, पूरे वेव के करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट मिलता है और एक ही डायरेक्शन में मिलता है। ये देखिए जो हमारा इनपुट है वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक डायरेक्शन ये दूसरा, फिर यही वाला डायरेक्शन दोबारा से, फिर इसके बाद बदल के दूसरा। लेकिन यहाँ पर देखिए सब के सब एक ही डायरेक्शन में मिल रहे हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमको पूरे वेव के करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में आधे वेव के करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलता है, इसीलिए ऐसा नाम रखा गया है। अब ये क्यों हमें फुल वेव में पूरा आउटपुट मिलता है, हाफ वेव में आधा मिलता है, इसको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए आपने एक चीज़ तो समझ लिया पीछे कि जो डायोड वॉल्व होता है उसमें कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और प्लेट या एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिनकी वजह से सर्किट में हमें करंट मिलता है। ठीक है, ये हमारा सर्किट हो गया मान लीजिए, और ये इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से या फिलामेंट से निकलते हैं, प्लेट की तरफ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमें इस सर्किट में करंट मिलता है। तो ये कब पॉसिबल है, इस सर्किट में कब हमें करंट मिलेगा, जब प्लेट का, ध्यान सुनिए, जब प्लेट का पोटेंशियल कैथोड के पोटेंशियल से ज़्यादा हो। जब प्लेट का पोटेंशियल कैथोड के पोटेंशियल से हाई होगा, यानी प्लेट हायर पोटेंशियल पर और कैथोड लोअर पोटेंशियल पर होगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं वो प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और सर्किट में हमें करंट मिलेगा। लेकिन जब ये प्लेट का पोटेंशियल कम हो जाए, कैथोड का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए, यानी ये लोअर पोटेंशियल पर आ जाए और ये हायर पोटेंशियल पर आ जाए, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन प्लेट की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करेगा और वो इलेक्ट्रॉन जब तक प्लेट तक नहीं पहुँचेंगे तब तक इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो होगा। यानी एकदम श्योर है कि जब प्लेट हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा और कैथोड नेगेटिव पोटेंशियल पर, दैट मीन्स ये हायर पोटेंशियल पर होगा और ये लोअर पोटेंशियल पर होगा, तभी ये काम कर रहा होगा डिवाइस, अदरवाइज इस सर्किट में कोई भी करंट हमें नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आप देखिए होता है, ये ट्रांसफार्मर है और ये उसका आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन है बीच में, ये पूरा ट्रांसफार्मर का फंक्शन है। इसको हम पीछे बता चुके हैं कई बार इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर में, तो इसको आप वहाँ पर देख लीजिए। तो जब हम एसी इनपुट दे रहे होते हैं और हमारा इनपुट इस अच्छा इनपुट में क्या होता है, यानी जब एसी इनपुट हम दे रहे होंगे, यानी किसी टाइम ये वाला ये हायर पोटेंशियल पर होगा, ये लोअर पोटेंशियल पर होगा, यानी ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। आधे साइकिल के बाद क्या होगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो डायरेक्शन उल्टा होने का मतलब क्या, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा फिर से पॉजिटिव। यही होता है ना, ये डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या, अगर मान लीजिए किसी सर्किट में इधर से इधर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि करंट हायर टू लोअर फ्लो होता है। फिर उसके बाद जब ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा तब करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज में यही होता है, जब डायरेक्शन उल्टा होता है इसका मतलब पोटेंशियल चेंज हो गया, जो हायर पोटेंशियल पर था वो लोअर पर हो गया और जो लोअर पर था वो हायर पर हो गया, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम एसी इनपुट दे रहे हैं, तो किसी टाइम मान लीजिए यहाँ से शुरुआत अगर हम करें, ये डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए, ये करंट का डायरेक्शन है अगर, तो ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। आधे साइकिल के बाद करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब ये लोअर पोटेंशियल पर हो जाएगा ये वाला टर्मिनल, और ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर हो जाएगा। और जैसा यहाँ पर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमिनन से, वही यहाँ पर भी होगा। तो पहले आधे साइकिल के लिए जब ये वाला टर्मिनल इधर इसके सिग्नल के, क्योंकि फिक्स नहीं होता है ना, अल्टरनेटिंग में ये फिक्स नहीं होता कि ये प्लस वाला टर्मिनल है ये माइनस वाला, क्योंकि बदलता रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हर आधे साइकिल के बाद बदलता रहता है डायरेक्शन। अगर ये डायरेक्ट करंट होता, बैटरी होती, तो आप कंफर्म कर देते कि हाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक, तो पहले आधे साइकिल के लिए जब ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव था, यानी ये हायर पोटेंशियल पर था, ये लोअर पोटेंशियल पर था, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो अब देखिए ये पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव, और ये क्या है, प्लेट है, ये नेगेटिव हुआ नीचे वाला, और ये किससे कनेक्टेड है, कैथोड से। तो जब कैथोड लो पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पर और प्लेट हायर पोटेंशियल पर हो, जब प्लेट हायर पोटेंशियल पर हो और कैथोड लोअर पोटेंशियल पर हो, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे सबको ये अट्रैक्ट करेगा, और सबको अट्रैक्ट कर लेगा तो सर्किट में करंट फ्लो होगा और ये सर्किट एक्टिव होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट मिल जाएगा। यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ हमको करंट मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पर आप मेजर कर लेंगे आउटपुट।
तो यानी पहले आधे साइकिल के लिए जब ये पॉजिटिव होगा और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा तो आपको आउटपुट मिलेगा। अब आधे साइकिल के बाद जब डायरेक्शन उल्टा होगा करंट का या वोल्टेज का, तो ये जो हायर पोटेंशियल पर था वो लोअर पोटेंशियल पर हो जाएगा, और जो टर्मिनल ये लोअर पोटेंशियल पर था वो हायर पोटेंशियल पर होगा। ये हायर पोटेंशियल पर होने का मतलब अब ये कैथोड का पोटेंशियल हायर हो गया, और ये लोअर पोटेंशियल होने का मतलब प्लेट का पोटेंशियल लोअर हो गया। और जब प्लेट का पोटेंशियल लोअर हो जाएगा और कैथोड का पोटेंशियल हायर हो जाएगा, तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनको ये प्लेट अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि रिपेल करेगा, और इसकी वजह से सर्किट में कोई भी करंट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि अब ये काम नहीं कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हो रहे हैं वो प्लेट तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, प्लेट तक नहीं पहुँचेंगे, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट नहीं फ्लो होगा, आउटपुट नहीं मिलेगा। तो पहले हाफ साइकिल के लिए ये आपका डायोड वाल्व एक्टिव था तो आपको आउटपुट मिला, लेकिन दूसरे आधे साइकिल के लिए ये रिवर्स हो गया, और ऐसे में अब ये सर्किट कंप्लीट नहीं है तो आपको कोई आउटपुट इसके करस्पॉन्डिंग नहीं मिलेगा। मतलब ये वाला जो आपका सिग्नल जो आपने यहाँ पर इनपुट दिया वो बेकार हो गया। फिर से जब डायरेक्शन चेंज होकर ये वाला नेगेटिव फिर से दोबारा से जब पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, फिर से यही वाली सिचुएशन आ जाएगी, फिर से आपको आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद फिर से इस वाले कंडीशन में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। आधे साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिलता है, आधे के लिए नहीं मिलता है। इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक और डायोड लगा देते हैं, और कुछ नहीं किया गया, सिर्फ एक और यहाँ पर डायोड वाल्व लगा दिया गया। तो पहले हाफ साइकिल के लिए जब ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे था और ये नेगेटिव, मतलब ये हायर पोटेंशियल पर था, ये लोअर पोटेंशियल पर, तो ये वाला डायोड काम करेगा। और दूसरे हाफ साइकिल के लिए जब ये हायर पोटेंशियल पर और ये लोअर पर हो जाएगा, दूसरा वाला डायोड काम करेगा। तो पहले हाफ साइकिल के लिए एक डायोड, दूसरे हाफ साइकिल के लिए दूसरा डायोड एक्टिव होगा, और इस तरह से आपको पूरे साइकिल के लिए आउटपुट मिल जाएगा, और आपका जो इनपुट है वो इनपुट एसी है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो होता क्या है इसमें देखिए, यहाँ पर और लोड रेजिस्टेंस यहाँ बीच में बिल्कुल टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है। तो पहले हाफ साइकिल के लिए मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इसका मतलब लगातार पोटेंशियल इधर से इधर डिक्रीज हो रहा है ना, यानी बीच वाला जो टर्मिनल है उसका जो पोटेंशियल होगा वो एकदम नीचे वाले टर्मिनल के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हायर है ये लोअर है, इसका मतलब ऊपर से नीचे पोटेंशियल घट रहा है। ठीक, तो जब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये बीच वाला जो टर्मिनल है वो भी इसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव ही होगा, इससे कम ही होगा। तो अब इस दो टर्मिनल के अकॉर्डिंग आप देखिए कि ये प्लेट आपका पॉजिटिव और ये कैथोड आपका नेगेटिव, तो ये हो गया आपका एक्टिव मोड में, और एक्टिव मोड में आ गया तो ये काम करेगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कुछ करंट मिलेगा, आउटपुट आपको मिल जाएगा। फिर जब उल्टा हो जाएगा, ये पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव और ये नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव। अब देखिए, अब ये नेगेटिव हो गया, यानी प्लेट नेगेटिव हो गया, और प्लेट नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये कैथोड को चाहे आप यहाँ से देखें चाहे आप यहाँ से देखें, क्योंकि इधर की तरफ पोटेंशियल अब बढ़ रहा है, तो प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल पर, कैथोड जो है पॉजिटिव पोटेंशियल पर, अब ये काम नहीं करेगा। लेकिन दूसरा वाला जो डायोड वाल्व है, आप ये देखिए, इसका प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पर है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब, और ये नेगेटिव है, इसका मतलब नीचे से ऊपर की तरफ पोटेंशियल घट रहा है। तो अगर ये प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पर है तो कैथोड जिस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बीच वाले से, वो भी इसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा। तो कैथोड नेगेटिव पोटेंशियल से और प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका मतलब अब ये आपका एक्टिव रीजन में आ गया, क्योंकि प्लेट पॉजिटिव रहता है और कैथोड नेगेटिव रहता है, तो ये काम करता है, तो फिर से ये एक्टिव हो गया, और इसकी वजह से आपको इसमें कुछ आउटपुट मिलेगा, कुछ करंट मिलेगा। तो पहले हाफ साइकिल के लिए ये काम करेगा, दूसरे हाफ साइकिल के लिए ये काम करेगा, और आपको पूरे वेव के लिए आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये जो आपका आउटपुट मिल रहा है हाफ वेव या फुल वेव में, ये डायरेक्ट करंट की तरह नहीं है, ये यूनी डायरेक्शनल तो है, डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा, लेकिन मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग सिग्नल। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये डायरेक्ट करंट तो है, यूनी डायरेक्शनल तो है, लेकिन इसमें कुछ एसी का कंपोनेंट, अल्टरनेटिंग करंट का कुछ कंपोनेंट इसमें मिक्स है, जिसकी वजह से ये पल्सेटिंग नेचर का है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग फिल्टर सर्किट इस्तेमाल करते हैं, एल सर्किट, पाई सर्किट, है ना, सीरीज में एल जोड़ते हैं, पैरेलल में कैपेसिटर को जोड़ते हैं। तो इस तरीके का फिल्टर सर्किट होता है, जिसकी हेल्प से हम इस पल्सेटिंग सिग्नल को इस तरीके के सिग्नल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिल्टर सर्किट वगैरह के बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम लेक्चर नंबर 3 में
डायोड की बात करेंगे या ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो डायोड में जब हम ये रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम फिल्टर के बारे में आपको बताएंगे कितने टाइप के होते हैं, और साथ ही साथ इनकी इफ़िशियंसी। हाफ वेव रेक्टिफायर में ये जो डिवाइस आपने यूज़ किया इसकी इफ़िशियंसी का फार्मूला, फुल वेव के लिए इफ़िशियंसी का फार्मूला, और कितना ज़्यादा इसके अंदर एसी कंपोनेंट मिक्स है ये पता करने के लिए एक कंपोनेंट होता है, एक फैक्टर होता है जिसको हम रिपल फैक्टर बोलते हैं। तो रिपल फैक्टर हो गया और इसकी इफ़िशियंसी का फार्मूला हो गया। ये सारा कुछ हम लोग जब डायोड पढ़ेंगे तो उसके साथ में मेंशन करेंगे। अभी के लिए बस आप ये याद रखें कि डायोड वॉल्व एज एन रेक्टिफायर इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से ये काम करता है ये भी हमने यहाँ पर समझा दिया। ठीक है ना, तो डायोड वॉल्व में इतना ही। अब इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं ट्रायोड वॉल्व। तो ट्रायोड वॉल्व में क्या होता है कि कैथोड और प्लेट के बीच में एक तीसरा इलेक्ट्रोड आ जाता है जिसे हम कहते हैं ग्रिड। तो 3 इलेक्ट्रोड होने की वजह से इसका नाम ट्रायोड वॉल्व हो गया, और जो तीसरा इलेक्ट्रोड है इसका नाम होता है ग्रिड। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ट्रायोड वॉल्व में जो करंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेट के पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करेगा, जैसा कि डायोड में हो रहा था। डायोड में जो प्लेट करंट था वो इस प्लेट वोल्टेज पर, प्लेट पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा था। जितना पॉजिटिव करते जाएंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ट्रायोड वॉल्व में प्लेट के अलावा एक तीसरा भी इलेक्ट्रोड मौजूद है जिसको हम ग्रिड बोल रहे हैं। इसका मतलब कि अब जो प्लेट करंट है ट्रायोड वॉल्व में वो प्लेट वोल्टेज के साथ साथ ग्रिड के वोल्टेज पर भी डिपेंड करेगा। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ग्रिड के वोल्टेज का चेंज प्लेट करंट को प्लेट वोल्टेज से ज़्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो ग्रिड है वो कैथोड के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा भी चेंज करके प्लेट करंट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्लेट वोल्टेज से ज़्यादा इफेक्टिव है हमारा ग्रिड वोल्टेज। ठीक है, तो ट्रायोड वॉल्व में 3 हो गए। प्लेट जिसको एनोड बोलते थे वो है, कैथोड जिसको हम फिलामेंट बोलते थे वो भी है, तीसरा एक बीच में आ गया जिसको हम ग्रिड बोल रहे हैं। तो बोथ वीपी एंड वीजी कैन कंट्रोल आईपी, यानी अब जो प्लेट करंट है वो प्लेट करंट सिर्फ प्लेट वोल्टेज पर नहीं बल्कि ग्रिड वोल्टेज पर भी डिपेंड करेगा, और इन दोनों की हेल्प से हम इन करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वीजी का जो इफेक्ट होगा, वीजी हैव मोर इफेक्ट, वीजी हैज मोर इफेक्ट ऑन आईपी देन वीपी। ग्रिड वोल्टेज का प्लेट वोल्टेज की तुलना में ज़्यादा इफेक्ट होगा प्लेट करंट के ऊपर। ठीक, तो अभी तक आपने पीछे डायोड वॉल्व में ये देखा कि जब ये ग्रिड मौजूद नहीं था, सिर्फ कैथोड और प्लेट था, तो आपने देखा कि प्लेट करंट और प्लेट वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता बिफोर सेचुरेशन, सेचुरेशन में आने से पहले। तो इक्वेशन था IP = K Vp/3/2, जिसको हम चाइल्ड इक्वेशन बोलते थे डायोड के लिए। डायोड के लिए इसका मतलब कि जब ग्रिड मौजूद नहीं था, लेकिन जब ग्रिड मौजूद हो जाएगा, यानी हम ट्रायोड के लिए जब बात करेंगे तो यही चाइल्ड इक्वेशन अब किस तरीके से यूज होगा ग्रिड के प्रेजेंट होने के बाद। तो क्या करना है आपको, यहां जो Vp सिर्फ लिखा रहता था वहां पर आपको लिखना है Vg + Vp/μ। बाकी सारा तरीका सेम है, IP की जगह पर IP है, K की जगह पर K है, 3/2 की जगह पर 3/2 है। लेकिन जहां पर सिर्फ प्लेट वोल्टेज लिखते थे, क्योंकि तब पहले सिर्फ प्लेट ही होता था जो प्लेट करंट को अफेक्ट करता था। अभी प्लेट के साथ साथ ये हमारा ग्रिड भी है जो प्लेट करंट को अफेक्ट करेगा। तो Vp की जगह पर हमें लिखना है Vg मतलब ग्रिड वोल्टेज + Vp/μ, और इसका होल पावर 3/2। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन यहाँ पर आया है, इस इक्वेशन में आप देखिए, अगर आप चाहते हैं कि प्लेट करंट 0 हो जाए, यानी कोई भी इधर से इमिट होने वाला इलेक्ट्रॉन प्लेट तक ना पहुंचे, तो प्लेट करंट 0 हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ग्रिड पर नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा। आप जितना इसको नेगेटिव करते जाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ से इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करता जाएगा, उतने कम इलेक्ट्रॉन प्लेट के पास पहुँचेंगे और करंट भी कम होता जाएगा। तो हम ग्रिड के वोल्टेज को जब नेगेटिव करते जाते हैं तो एक ऐसा नेगेटिव वोल्टेज हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट तक नहीं पहुँच पाता है। ऐसे में प्लेट करंट हो जाता है 0, और ऐसे में इस ग्रिड के वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल, है ना, कट ऑफ पोटेंशियल। ये चीज़ आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ चुके हैं
कि एनोड का वो निगेटिव पोटेंशियल, उसमें तीसरा कोई इलेक्ट्रोड नहीं आता था, एनोड का वो निगेटिव पोटेंशियल जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक ना पहुंचे या करंट जो फोटो करंट है वो जीरो हो जाए, उस पोटेंशियल को हम बोलते थे कट ऑफ पोटेंशियल। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन प्लेट की वजह से नहीं बल्कि ग्रिड की वजह से हम करंट को जीरो करेंगे। तो ग्रिड का वो निगेटिव पोटेंशियल जिसकी वजह से प्लेट करंट जीरो हो जाए उसको हम कट ऑफ पोटेंशियल बोलेंगे। तो प्लेट करंट को जीरो करने के लिए यही चीज़ पूरा जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो होगा नहीं। तो ये पूरा पार्ट जीरो होने का मतलब क्या, Vg प्लस Vp अपॉन म्यू इक्वल टू जीरो, तभी Ip जीरो होगा। और इसको आप ट्रांसपोज करिए तो Vg इक्वल टू माइनस में Vp अपॉन म्यू आ जाएगा। तो यही वो निगेटिव पोटेंशियल है ग्रिड का, Vg इक्वल टू माइनस Vp अपॉन म्यू, यानी ये ग्रिड का वो निगेटिव पोटेंशियल है जिस पर प्लेट करंट जीरो हो जाएगा। इसी निगेटिव ग्रिड पोटेंशियल को ही हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूले में आ जाता है, इसको भी आप ध्यान रखें। और ये फार्मूला ट्रायोड वाल्व के लिए इस्तेमाल होगा, यानी जब ग्रिड मौजूद हो जाएगा। ये फार्मूला डायोड वाल्व के लिए है, यानी जब ग्रिड मौजूद नहीं है, सिर्फ प्लेट और कैथोड है। ठीक है, यहाँ पर एक जो नया टर्म आपको दिख रहा है म्यू, इस म्यू को हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, जिसको हम आगे यहाँ पर डिफाइन करेंगे। बट उससे पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कर्व का मतलब क्या, कि जो प्लेट करंट हमें मिलेगा और जो प्लेट वोल्टेज या ग्रिड वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, उनके बीच का ग्राफ हमको देखना है। तो डायोड वाल्व में क्या था, प्लेट वोल्टेज था, प्लेट करंट था। प्लेट वोल्टेज को वेरी करते थे, प्लेट करंट वेरी होता था। तो सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमें मिलता था। लेकिन यहाँ पर प्लेट करंट को दो लोग अफेक्ट कर सकते हैं, प्लेट वोल्टेज और ग्रिड वोल्टेज, इसलिए ट्रायोड वाल्व का दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा। एक बार हम क्या करेंगे, ग्रिड को कांस्टेंट रख करके प्लेट वोल्टेज को वेरी करेंगे और उसकी वजह से करंट का वेरिएशन देखेंगे, तो एक हमको कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेगा। यानी Vp और Ip के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे जब हम Vg को कांस्टेंट रखेंगे। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक कर्व को हम क्या बोलेंगे, एनोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व। दूसरा क्या करेंगे, प्लेट वोल्टेज को कांस्टेंट रख करके ग्रिड वोल्टेज को वेरी करेंगे और उसकी वजह से करंट का वेरिएशन चेक करेंगे या ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यानी Vg और Ip के बीच का ग्राफ। ठीक है, तो डायोड में एक ही पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पर दो लोग आ गए, तो दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व पॉसिबल है। Vp और Ip के बीच में वहाँ पर भी खींचे थे और यहाँ पर भी खींचेंगे। यहाँ पर जो Vp और Ip के बीच का कर्व होगा उसको एनोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलेंगे। Vg और Ip के बीच में जब खींचेंगे तो उसको म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम Vp और Ip के बीच में खींचेंगे तो जो Vg होगा वो कांस्टेंट होगा, और जब Vg और Ip के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो जो Vp होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो एनोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व यानी Vp वर्सेस Ip की जब बात करते हैं तो इस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है, और जब म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक यानी Vg और Ig के बीच का ग्राफ खींचते हैं तो इस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है। थोड़ा सा मीनिंग समझा देते हैं, फिर यहाँ फार्मूले पर आते हैं। ठीक है, देखिए हुआ क्या यहाँ पर कि जैसे जैसे हम देखिए ग्रिड वोल्टेज जब हमने फिक्स कर दिया, मान लीजिए हमने ग्रिड वोल्टेज रख दिया 0, तो ग्रिड वोल्टेज को 0 रख करके हमने प्लेट वोल्टेज को बढ़ाया, करंट को चेक किया, तो इस तरीके का हमें ग्राफ मिल गया। प्लेट वोल्टेज बढ़ाते गए, हर पॉइंट पर आप देखिए प्लेट वोल्टेज हम बढ़ाते गए तो करंट भी बढ़ता गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है ग्रिड वोल्टेज हमने कांस्टेंट रखा 0 वोल्ट पर। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ग्रिड वोल्टेज को चेंज कर दिया, कितना कर दिया, -2 वोल्ट। अब देखिए -2 वोल्ट हो गया तो माइनस क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से पहुँच रहे थे अब वो आसानी से नहीं पहुँचेंगे, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेट के वोल्टेज को और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के करंट की वैल्यू बढ़ेगी या जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं वो प्लेट पर पहुंच पाएंगे। तो शुरुआत में जब ग्रिड पर आपने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा था, Vp बढ़ाते जाइए Ip बढ़ता जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। लेकिन जब आपने Vg को निगेटिव कर दिया तो अब ये मुसीबत है आपके लिए, और इसको ओवरकम करने के लिए आप Vp को बढ़ाएंगे और यहाँ पर बढ़ाएंगे, तब जा इतना वोल्टेज कर देंगे तब जाकर के करंट स्टार्ट होगा, यानी इतना पॉजिटिव वोल्टेज करेंगे तब जाकर के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो पाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव वाला उसको रिपेल कर रहा था। उसके बाद फिर आगे का नेचर उसी तरीके का मिलता है, जैसे जैसे आप Vp को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे Ip बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से आपने क्या किया, ग्रिड वोल्टेज को फिर और चेंज करके आपने -4 वोल्ट फिक्स कर दिया, है ना। चेंज तो कर रहे हैं बट कांस्टेंट रोक दे रहे हैं। -4 वोल्ट करने के बाद हमने रोक दिया, अब नहीं चेंज करेंगे, तो -4 वोल्ट पर इसको कांस्टेंट रख दीजिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, करंट को स्टार्ट करने के लिए और ज़्यादा प्लेट वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रॉन जो रिपेल हो रहे हैं -4 वोल्ट की वजह से
वो अट्रैक्ट होकर यहाँ पर पहुँच पाए। तो और ज़्यादा प्लेट वोल्टेज हम लगाते हैं, फिर करंट स्टार्ट होता है, फिर इस तरीके का नेचर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो Vg की वैल्यू कांस्टेंट रोक रोक के हमने Vp और Ip के बीच का ये 3 बार ग्राफ खींचा, तो इस तरीके का हमें नेचर मिलता है। और इसी का उल्टा भी करते हैं कि सर्किट में करंट जब फ्लो होने लग रहा हो उस टाइम हम प्लेट के वोल्टेज को फिक्स कर दे रहे हैं। प्लेट के वोल्टेज को हमने कितना फिक्स कर दिया, चलिए यहाँ से देखिए, प्लेट के वोल्टेज को हमने 80 वोल्ट फिक्स कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसको आपने प्लस में 80 वोल्ट रख दिया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर आपने क्या किया कि ग्रिड के वोल्टेज को निगेटिव करना स्टार्ट किया, ग्रिड के वोल्टेज को निगेटिव में बढ़ाना मतलब मिनिमाइज करना स्टार्ट किया। तो ग्रिड के वोल्टेज को निगेटिव करते करते जब आप -2 वोल्ट कर देते हैं तो ये देखिए करंट क्या हो गया यहाँ पर 0। जब प्लेट वोल्टेज आपने 80 वोल्ट रखा था तो निगेटिव मतलब, अच्छा देखिए आप यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए जरा, यहाँ पर आपने ग्रिड वोल्टेज 0 लगाया हुआ है, लेकिन आपको इतना प्लेट करंट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने प्लेट पर 80 वोल्ट का पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया हुआ है। तो इस 80 वोल्ट के पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बीच में कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि आपने ग्रिड का पोटेंशियल 0 अप्लाई किया है। लेकिन जब आप इस ग्रिड का पोटेंशियल निगेटिव अप्लाई करेंगे और निगेटिव में भी बढ़ते जाएंगे, माइनस समथिंग बढ़ते बढ़ते -1, -1.5, -2, तो जब -2 तक आप करेंगे तब क्या होगा, ये जो करंट का मैग्नीट्यूड इतना था वो करंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटते घटते 0 हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे उतना करंट की वैल्यू कम होती जाएगी एक कांस्टेंट प्लेट वोल्टेज के लिए। ठीक, तो -2 वोल्टेज पर आपने उस करंट को 0 कर दिया। फिर आपने क्या किया, प्लेट वोल्टेज अब बढ़ा दिया, 80 से बढ़ा करके 120 वोल्ट आपने कर दिया और अब फिर से करंट फ्लो होने लगा और इस बार करंट 0 ग्रिड वोल्टेज पर इतना करंट आपको मिल रहा है। तो आपने क्या किया, ग्रिड का वोल्टेज फिर से निगेटिव करना स्टार्ट किया और घटाते घटाते -2 पर गए, तो अभी भी करंट 0 नहीं हुआ है। -2 वोल्टेज अब जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी भी इतना करंट आपको मिल रहा है। तो आपने और ज़्यादा ग्रिड का वोल्टेज निगेटिव किया, -3 किया, -3.5 किया, फिर -4 किया, तब आपने देखा कि -4 पर जाकर के ये करंट क्या हो गया, 0 हो गया। इसके पहले -2 वोल्ट पर ही, -2 ग्रिड वोल्टेज पर ही प्लेट करंट 0 हो गया था, क्योंकि आपने 80 प्लेट वोल्टेज लगाया था। लेकिन जब आप इसको बढ़ा देंगे, 120 कर देंगे, तो ज़्यादा ताकत से ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इन इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए आपको ज़्यादा नेगेटिव ग्रिड वोल्टेज लगाना पड़ेगा। -4 वोल्ट लगाने पर अब ये रुक रहा है। इसी तरीके से और एक बार बढ़ा के 160 पर रोकेंगे प्लेट वोल्टेज को, तो इसमें जो करंट मिल रहा है उसको 0 रखने के लिए आपको ग्रिड वोल्टेज को -6 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ट्रायोड वॉल्व। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ट्रायोड वॉल्व, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले इसके अंतर्गत आ गए और वो भी फार्मूले आ गए जो आपने डायोड वॉल्व में पढ़ा था। एक ये फार्मूला आपने पढ़ा था, एक रिचर्डसन इक्वेशन का फार्मूला देखा जो सैचुरेशन करंट के केस में लागू होता है। बाकी जो प्लेट रेजिस्टेंस का फार्मूला आपने डायोड वॉल्व में देखा वो ट्रायोड वॉल्व में भी आपको मिलने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे फार्मूले इसके अंतर्गत, इस स्लाइड के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, तो अब क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट ऑफ ट्रायोड वॉल्व। ट्रायोड वॉल्व के कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, यहाँ ये जो लिखा था एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसका फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू डेल्टा वीपी अपॉन डेल्टा वीजी, और यहाँ पर आईपी क्या है, कांस्टेंट। 3 ही टर्म होते हैं, वीपी आईपी और वीजी। तो वीपी और वीजी के बीच का रेशियो है, इसका मतलब आईपी कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट करंट को अचीव करने के लिए कितना प्लेट वोल्टेज या कितना ग्रिड वोल्टेज को चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर करंट आपने कह दिया कि हमें 10 एम्पियर का करंट चाहिए, तो 10 एम्पियर का करंट पाने के लिए प्लेट वोल्टेज में कितना चेंज करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा, और उतना ही करंट पाने के लिए प्लेट वोल्टेज की बजाय ग्रिड वोल्टेज में कितने का चेंज करना पड़ेगा। तो इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक, तो म्यू इक्वल टू डेल्टा वीपी अपॉन डेल्टा वीजी, ये फार्मूला आप ध्यान रखें। और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा क्यों आएगी, क्योंकि एक कांस्टेंट करंट पाने के लिए आपको प्लेट वोल्टेज में ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा एज कंपेयर टू ग्रिड वोल्टेज, क्योंकि ग्रिड वोल्टेज या ग्रिड जो होता है वो कैथोड के ज़्यादा नज़दीक होता है। हल्का सा भी चेंज करके बहुत ज़्यादा इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है।
लेकिन वही इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए प्लेट वोल्टेज में आपको बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा। तो ये डेल्टा वीपी और जो होगा वो डेल्टा वीजी से हमेशा ज़्यादा होगा फॉर अ कांस्टेंट करंट आईपी, या करंट में एक कांस्टेंट चेंज करने के लिए वीपी में जो चेंज करेंगे वो वीजी में जो चेंज किया जाएगा उससे ज़्यादा हमेशा रहता है। इसी वजह से ये रेशियो हमेशा 1 से ज़्यादा आता है। इसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो म्यू इक्वल टू डेल्टा वीपी अपॉन डेल्टा वीजी। दूसरा ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, प्लेट रेजिस्टेंस। तो चेंज इन वोल्टेज चेंज इन करंट का रेशियो प्लेट रेजिस्टेंस है, और इसमें इसका मतलब डेल्टा वीजी कर लीजिए, या ये कर लीजिए वीजी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक, और ये किसके इक्वल होगा, तो जो वीपी और आईपी के बीच का ये ग्राफ खींचा गया है इसका स्लोप जो निकालेंगे उस स्लोप के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। तो 1 अपॉन स्लोप भी इसको आप लिख सकते हैं। और तीसरा जो टर्म है उसको बोलते हैं म्यूचुअल कंडक्टेंस, और इसको GM से स्मॉल GM से एक्सप्रेस करेंगे। इसके लिए फार्मूला डेल्टा आईपी अपॉन डेल्टा वीजी, और यहाँ पर जो वीपी है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। इन दोनों में देखिए वीपी ऊपर है, म्यू में क्या है वीपी और वीसी को कंपेयर कर रहे थे, आरपी पीछे आप जान ही रहे हैं वोल्टेज है तो नीचे करंट ही चाहिए यानी आईपी ही आना चाहिए। और जो तीसरा है GM वो है डेल्टा आईपी अपॉन डेल्टा वीजी। अगर आपको वो याद नहीं हो रहा है इसका ये एक्सप्रेशन तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, आप ये रिलेशन याद रखें, तीनों का आपस में जो रिलेशन होता है म्यू इक्वल टू आरपी इंटू GM। और अगर आपको म्यू का फार्मूला पता है, आरपी का फार्मूला पता है, तो इससे कैलकुलेशन करके आप GM का ये फार्मूला भी रिसीव कर सकते हैं। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में आप फंस जाते हैं, आपको GM के इस एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है, तो ये दोनों याद रख ही सकते हैं। ये तो बड़े आसानी से याद होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है वीपी आईपी। ये आपका डायोड में भी काम करता है, ट्रायोड में भी काम करता है। तो डायोड में ग्रिड तो था ही नहीं, तो दिक्कत ही नहीं, ग्रिड वाला टर्म यहाँ पर आएगा ही नहीं, वो कांस्टेंट हो गया। और म्यू की बात करें तो जैसे यहाँ पर वीपी है तो यहाँ पर भी वीपी और अपान में वीजी, एक तो याद ही करना पड़ेगा इसको आपको। तो ये दोनों याद है और ये रिलेशन याद है, तो आप इसका फार्मूला कभी भी कैलकुलेशन से पा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले आप याद रखें, इनका रिलेशन याद रखें। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गए, ये आपका फार्मूला हो गया, कट ऑफ पोटेंशियल हो गया, चाइल्ड इक्वेशन हो गया। अब यहीं पर एक और फार्मूला बता देते हैं और आपका ये थर्मियोनिक वॉल्व वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फार्मूला ये है कि जो ट्रायोड वॉल्व होता है उसको हम यूज़ करते हैं एज एन एम्पलीफायर। ट्रायोड वॉल्व का इस्तेमाल हम करते हैं एम्पलीफायर की तरह। एम्पलीफायर मतलब जो सिग्नल को एम्पलीफाई करे, किसी भी सिग्नल को सेम फ्रीक्वेंसी के हाई मैग्नीट्यूड वाले सिग्नल में चेंज करने को ही एम्पलीफिकेशन कहते हैं, और इन डिवाइसेस को एम्पलीफायर बोलते हैं। तो ट्रायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं। ठीक, तो ट्रायोड वॉल्व का इस्तेमाल एम्पलीफायर की तरह किया जाता है, और यहीं से रिलेटेड एक फार्मूला है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये फार्मूला क्या है कि वोल्टेज गेन ए इक्वल टू ये होता है म्यू RL अपान RP प्लस RL। यानी जो इस एम्पलीफिकेशन के लिए जो हमारे पास सर्किट डायग्राम होता है उसमें जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं उसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, और जो हमारा ट्रायोड है उसका जो रेजिस्टेंस है प्लेट रेजिस्टेंस वो हुआ RP। म्यू को आप समझ ही रहे हैं ये क्या है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ठीक, तो वोल्टेज गेन ए इक्वल टू म्यू RL अपान RP प्लस RL। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना, ये ट्रायोड वॉल्व के लिए इस्तेमाल होता है जब ट्रायोड वॉल्व एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो 3 फार्मूले इधर से हो गए, 3 क्या 4 हो गए, और एक ही आपका वोल्टेज गेन का फार्मूला हो गया और एक चाइल्ड इक्वेशन हो गया। एक शुरुआत में हमने बताया था रिचर्डसन इक्वेशन, जो क्या था, पर यूनिट एरिया से फ्लो होने वाला करंट, और ये सेचुरेशन के केस में रहेगा, यही ध्यान रखना आपको, सेचुरेशन के केस में, और ये नॉन सेचुरेशन के केस में, सेचुरेशन से पहले का केस। तो I इक्वल टू AT²e⁻⁵ इतने ही फार्मूले थर्मियोनिक ट्यूब या थर्मियोनिक वॉल्व के हैं। इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इन्हीं का सीधे सीधे फार्मूला पूछा जाता है, इन्हीं की प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। इसी के लिए आप लोग इतने दिन से परेशान थे, मैंने नोट्स लिख के ऑलरेडी दे दिया था, बट अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो थर्मियोनिक ट्यूब या थर्मियोनिक वॉल्व का जो सेक्शन है यूपी पीजीटी के सिलेबस में वो कंप्लीट हो गया है। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो बचे हुए 2-3 टॉपिक हैं उनको जल्दी से समाप्त करेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि CRO है और टेलीविज़न के बारे में है थोड़ा सा, और इसके बाद मॉड्यूलेशन और डिटेक्शन। चलिए देख लेते हैं कि कैथोड रेज क्या है और कैथोड रे ट्यूब क्या है।
एक ग्लास का वैक्यूम ट्यूब लिया गया और इसके अंदर दो मेटेलिक प्लेट्स लिए गए। एक प्लेट जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया उसको बोला गया कैथोड, और दूसरी प्लेट जिसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया उसको बोला गया एनोड। ठीक, और एनोड के पीछे वाली वॉल पर जिंक सल्फाइड जैसे फ्लोरीसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी गई, ताकि जब भी इससे आकर के कोई पार्टिकल इंटरैक्ट हो तो उसकी वजह से फ्लोरीसेंस की फेनोमेना हो और हमको पता चल जाए, क्योंकि वो दिखता तो है नहीं पार्टिकल या रेज। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया और इसमें ये देखा गया कि यहाँ पर जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हो रहा था, फ्लोरीसेंस की फेनोमेना यहाँ पर हो रही थी। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि कैथोड नाम का जो इलेक्ट्रोड है यहाँ से कोई ना कोई पार्टिकल या रेज निकल रही हैं जो इस वॉल से जिंक सल्फाइड से जाकर के इंटरैक्ट कर रही हैं और फ्लोरीसेंस की फेनोमेना हो रही है। तो इन्हीं रेज को नाम रख दिया गया क्या, कैथोड रेज, क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी। और तब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। बाद में ये पता चला कि कैथोड नाम के इलेक्ट्रोड से एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे थे और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ इंटरैक्ट होने की वजह से फ्लोरीसेंस की फेनोमेना दिख रही थी। ठीक है, तो कैथोड रेज एक्चुअल में कैथोड नाम के इलेक्ट्रोड से इमिट होने वाली रेज है, जो रेज नहीं बल्कि पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं, है ना। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो निकल के जाते हैं यहाँ से इमिट होते हैं, वही यहाँ जा कर के फ्लोरीसेंस की फेनोमेना शो कर रहे थे। ठीक है, तो चूंकि तब तक इलेक्ट्रॉन नाम की चीज़ नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, इसलिए कैथोड से निकलने की वजह से इसका नाम रख दिया गया कैथोड रेज। और इस ट्यूब को जिसके अंदर ये फेनोमेना कराया जाता है उसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। ठीक, क्लियर। चलिए, तो ये जो कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन बीम्स निकलती हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है अगर हम उनको देखें तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल्स हैं, तो ये नॉर्मल लाइट की तरह स्ट्रेट पाथ पर चलती हैं, एक खास बात है इनकी। और ये बहुत ही थिन जो फॉइल होंगे मेटल के उनको पेनिट्रेट कर सकती हैं, गैसों को आयनाइज कर सकती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट डालती हैं, और जिस भी टारगेट मटेरियल से जाकर के टकराती हैं वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। जैसे आपने एक्सरे प्रोडक्शन में देखा था कि फिलामेंट से इमिट होने वाले एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन जाकर के टारगेट मटेरियल से टकराते थे और वहाँ पर एक्सरे को प्रोड्यूस करते थे। तो ये हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं टारगेट मटेरियल पर। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट भी होते हैं, क्योंकि ये जो कैथोड रेज है वो क्या इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी जो नॉर्मल लाइट जिसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट वगैरह, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स नहीं है। तो ध्यान रखना है आपको कि नॉर्मल लाइट की तरह इनका कुछ बिहेवियर तो है, बट कुछ उससे अलग भी है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। लेकिन कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम्स है, इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक, और दूसरी बात ये भी है कि फ्लोरीसेंट जो मटेरियल्स हैं उनके ऊपर जब जा कर के इंटरैक्ट होती हैं तो ये एक कह सकते हैं आपकी फ्लैश जैसा कुछ जनरेट करती हैं, फ्लोरीसेंस की फेनोमेनन को शो करती हैं। तो ये जो कैथोड रेज और कैथोड रे ट्यूब है, इनकी इन प्रॉपर्टीज़ को कि जो कैथोड रेज है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि फ्लोरीसेंट मटेरियल पर जाकर के फ्लोरीसेंस की फेनोमेनन को शो करती हैं। इन्हीं के बेसिस पर कैथोड रे को ही मॉडिफाई करके कह सकते हैं आप एक डिवाइस बनाया गया जिसको हम बोलते हैं CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलो इसको बोलते हैं, इसको CRO बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन को देखने में। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन को स्क्रीन पर देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है CRO का। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो यही दो बातों पर काम करता है कि जब इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से होकर के गुजरती हैं तो वो डिफ्लेक्ट होती हैं। तो उनके डिफ्लेक्शन की वजह से पहली बात तो डिफ्लेक्शन होता है, दूसरी बात कि फ्लोरीसेंट मटेरियल पर फ्लोरीसेंस की फेनोमेना शो करती है। तो CRO में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन करवाए जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के कैथोड रेज के ऑसिलेशन करवाए जाते हैं
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और यहाँ पर जिंक सल्फाइड का ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन होता है और उसका ऑसिलेशन जो भी जिस भी तरीके का इनका ऑसिलेशन होगा स्क्रीन पर उसके करस्पॉन्डिंग हमको फ्लोरिसेंस की फिनोमेना दिखती रहेगी, जिससे हम उनका ऑसिलेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के या इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस को स्क्रीन पर देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सीआरओ का, जो कैथोड रे की दो खास प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है। एक प्रॉपर्टी ये है और दूसरी वाली प्रॉपर्टी ये है। ठीक, चलिए तो सीआरओ कैसे बना होता है, कैसे ये काम करता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि आगे हमको थोड़ा सा टेलीविज़न के बारे में भी देखना है। तो टेलीविज़न में भी सीआरओ इस्तेमाल होता है, किस भाग में इस्तेमाल होता है इसको भी बताएंगे आपको। तो पहले आप ये देख लीजिए सीआरओ क्या होता है। तो सीआरओ में यहाँ पर एक फिलामेंट है जिसकी वजह से कैथोड को हीट करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, है ना, कैथोड रेज कह लीजिए इमिट होंगे या इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। फिर आगे यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है जिसका नेगेटिव पोटेंशियल रखते हैं, इसका नाम है कंट्रोल ग्रिड। नेगेटिव पोटेंशियल इसलिए रखा जाता है ताकि इधर से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो वो नेगेटिव पोटेंशियल वाले प्लेट की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाए और रिपल्सन के द्वारा, रिफ्लेक्ट नहीं रिपल्सन हो जाए, और रिपल्सन के द्वारा ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे फैल रही थी वो एक पतली सी बीम के रूप में सीधे जाए। ठीक है, तो कंट्रोल ग्रिड का काम होता है इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इमिट हो रहे हैं उनके रिपल्सन से वो एक पतले बीम के फॉर्म में आगे बढ़े, इसका पोटेंशियल निगेटिव होता है। इसके आगे एक और यहाँ पर इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सीलरेटिंग एनोड, A1 से इसको शो कर सकते हैं और ये A2 है। तो इसको क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं। कंट्रोल ग्रिड की तुलना में इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई होता है, पॉजिटिव होता है, लगभग 1000 गुना के आसपास। तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे थे वो पॉजिटिव पोटेंशियल से अट्रैक्ट होते हैं और पॉजिटिव पोटेंशियल से अट्रैक्ट होने की वजह से वो एक्सीलरेट हो जाते हैं। ठीक, तो एक्सीलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक दूसरा एनोड रखा होता है, इसका भी पोटेंशियल पॉजिटिव ही होता है, लेकिन ये फोकसिंग के पर्पज़ से रखा होता है। फोकसिंग के पर्पज़ का मतलब ये कि हमको स्क्रीन पर कहाँ पर इसको फोकस करना है उस काम के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो ये 3 तरह के इलेक्ट्रोड हैं, ये कंट्रोल ग्रिड है निगेटिव पोटेंशियल, ये एक्सीलरेटिंग एनोड है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करने के लिए, उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए होता है, और ये उन इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन पर फोकस करने के लिए होता है, इसका भी पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, इसको भी हम एनोड कहते हैं लेकिन इसका नाम फोकसिंग एनोड होगा। ठीक, तो फिलामेंट, कैथोड, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ कंट्रोल ग्रिड निगेटिव पोटेंशियल, ये A1 एक्सीलरेटिंग एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल, ये है पॉजिटिव पोटेंशियल, नाम है इसका फोकसिंग एनोड। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। तो आप कह सकते हैं कि सीआरओ के 3 जो मुख्य पार्ट हैं उसमें से एक हो गया आपका इलेक्ट्रॉन गन। पहली बात तो एक सोर्स हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, फिलामेंट, उसके बाद ये पूरा इलेक्ट्रॉन गन हो गया। दूसरा होता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या होती है, यहाँ पर देखिए 2 प्लेट्स रखी हुई हैं, 2 प्लेट्स यहाँ पर, ये दोनों वर्टिकल प्लेट्स हैं जिनको एक्स प्लेट्स बोलते हैं, ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं जिनको वाई प्लेट्स बोलते हैं। जो ये इस तरीके से रखी गई हैं वर्टिकल प्लेट्स, इनके बीच से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अगर आप यहाँ पर इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है ना, 2 प्लेट्स के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऐसे ही जाता है ना। तो ये 2 प्लेट्स आप ऐसे ही इमेजिन करिए कि ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है और एक प्लेट इस साइड है और एक प्लेट इस साइड है, वर्टिकली ऐसे रखे गए, जैसे घरों की दीवारें होती हैं उस तरीके से। तो इन दोनों वर्टिकल प्लेट्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसमें हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन होगा हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन। दूसरा, यही इलेक्ट्रॉन जब आगे पहुंचेगा और इस वर्टिकल प्लेट के बीच में से होकर के गुजरेगा और आप उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो ऑसिलेशन होगा वो वर्टिकल होगा, और जो भी यहाँ पर ऑसिलेशन होगा वो ऑसिलेशन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जिंक सल्फाइड, ये जो जिंक सल्फाइड का कोटिंग करके हमने फ्लोरिसेंट स्क्रीन तैयार किया हुआ है, वहाँ पर हमें इसके करस्पॉन्डिंग फ्लैश या फ्लोरिसेंस की फिनोमेना देखने को मिलती है, जिसको हम स्क्रीन पर हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं आगे पहुँच के, अब यहाँ पर जो X नाम की प्लेट है, इस X के करस्पॉन्डिंग हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइम बेस पोटेंशियल या वोल्टेज। इसका काम सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा ऑसिलेशन क्रिएट करना है, तो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन क्रिएट करना है। मान लीजिए कोई अननोन वोल्टेज आपके पास है या अननोन कोई सिग्नल है आपके पास, उसका ऑसिलेशन आप देखना चाहते हैं, तो इसको वाई प्लेट के अक्रॉस उस वोल्टेज को या उस पोटेंशियल को अप्लाई कर देते हैं, ठीक। और एक्स के अक्रॉस क्या लगाएंगे, तो वो हम अपने हिसाब से लगा रहे हैं इस पूरे डिवाइस को एक्टिवेट रखने के लिए, ताकि जो हमें ऑसिलेशन मिले वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन, यहाँ पर क्या मिलेगा, वर्टिकल ऑसिलेशन। तो जिस अननोन सिग्नल का हमको ऑसिलेशन देखना है उसको यहाँ वाई वाली प्लेट पर लगाते हैं और एक्स वाली प्लेट पर एक स्पेशल टाइम बेस वोल्टेज लगाते हैं, और इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से क्या होता है कि स्क्रीन पर हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह का ऑसिलेशन मिलता है। जो टीवी में आप देखते हैं हार्ट बीट वगैरह को भी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इस तरीके से होता रहता है ना। तो ये देखिए क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ऑसिलेशन, और सिर्फ वर्टिकल नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है और वर्टिकल भी हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन जो हो रहा है उसके लिए जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो है टाइम बेस वोल्टेज और स्पेशल टाइप का वोल्टेज है, और वाई पर जो हमने लगाया है वो अननोन वोल्टेज जिसका ऑसिलेशन हमें देखना था, ठीक। तो स्क्रीन पर हमें कुछ इस तरीके का सीन दिखाई देता है। तो जिस स्क्रीन पर हम देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, यही पूरा सेटअप होता है जिसको हम बोलते हैं CRO, ठीक। तो CRO का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन को स्क्रीन पर देखने के लिए किया जाता है। 3 मुख्य पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, और तीसरा जो है हमारा वो फ्लोरिसेंट स्क्रीन, ठीक है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन। तो ये 3 मुख्य पार्ट होते हैं CRO के। और जो टेलीविज़न होता है उसके अंदर भी ये CRO होता है, मतलब टेलीविज़न पे स्क्रीन पर जो हम लोग फोटो वीडियो जो भी चित्र देख रहे होते हैं उसके अंदर क्या होता है, यही CRO लगा होता है, ठीक। तो टेलीविज़न के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उससे पहले आप ये ध्यान रखें कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो जैसे हार्ट बीट का ऑसिलेशन जो होता है, हार्ट बीट को मेज़र करने में करते हैं, किसी अननोन सिग्नल का ऑसिलेशन देखने में करते हैं, और भी इसके मेडिकल में बहुत सारे यूजेज होते हैं, ठीक है। टीवी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल, टेलीविज़न में इस्तेमाल करते हैं, रडार में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें, CRO के ये बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, और इतना है भी ये। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग टेलीविज़न डिस्कस करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। चलिए तो टेलीविज़न के फंक्शन को समझ लेते हैं। टेलीविज़न क्या होता है, तो टेलीविज़न 2 वर्ड से मिलकर बना है, टेली प्लस विज़न। टेली मतलब होता है डिस्टेंस और विज़न का मतलब होता है देखने से। तो दी टेलीविज़न इज़ द आर्ट ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ मूविंग फिगर्स एट अ डिस्टेंस। मूविंग फिगर्स यानी कि वीडियोज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करना, और वहाँ जहाँ ट्रांसमिट आपने किया है वहाँ रिसीव करने के बाद उनको दोबारा से रिप्रोड्यूस करने का जो सिस्टम है उसी को हम बोलते हैं टेलीविज़न। तो हमारे घर पर टेलीविज़न का जो हिस्सा रहता है वो रिसीवर होता है। ट्रांसमिशन जहाँ से किया गया है वहाँ से सिग्नल्स आते हैं, उनको हम उस अपने डिवाइस में, उस टेलीविज़न में रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो भी वीडियो, जो भी पिक्चर, जो भी सिग्नल उन्होंने भेजा है वो सिग्नल हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में रिसीव होता है हमारे एंटीना के द्वारा। अब उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल या ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। तो हमारे पास जो टेलीविज़न का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं काइनोस्कोप। टेलीविज़न के 2 पार्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जो भी कुछ बता रहे हैं वो ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं, क्योंकि जो कलरफुल टेलीविज़न होता है उसके फंक्शन का तरीका अलग है और ब्लैक एंड वाइट का थोड़ा अलग होता है। और दोनों को ही हम डिटेल में बिल्कुल नहीं यहाँ पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिस्कस करना है हमको कि कौन कौन से पार्ट होते हैं और कैसे भेजा जाता है, फिर क्या किया जाता है, इतना ही बस समझना। टेलीविज़न थोड़ी पढ़ लेंगे, 10 मिनट में टेलीविज़न का पूरा फंक्शन थोड़ी समझ जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ से मतलब जिस ट्रांसमिशन सिग्नल से हम सिग्नल को भेज रहे होते हैं टेलीविज़न में, 2 पार्ट है ना टेलीविज़न का, एक ट्रांसमिशन और एक रिसीवर। जो रिसीवर वाला पार्ट होता है वही हमारे घर पर होता है। तो जो ट्रांसमिशन जहाँ से किया जाता है, एज अ ट्रांसमीटर जो काम करता है टेलीविज़न का जो हिस्सा, उसको हम आइकोनोस्कोप बोलते हैं। यही नाम याद रखिए, ये आइकोनोस्कोप टेलीविज़न का ट्रांसमिशन का हिस्सा है। सिग्नल को जहाँ से ट्रांसमिट करते हैं वो भाग आइकोनोस्कोप होता है, और जहाँ पर रिसीव करते हैं वो होता है काइनोस्कोप।
हमारे घरों पर यही काइनोस्कोप होता है, इसी में हम पिक्चर देखते हैं। ठीक है, तो आइकोनोस्कोप में करते क्या है, ट्रांसमिशन स्टेशन से जहाँ पर आइकोनोस्कोप होता है उसमें करते क्या है, ये आइकोनोस्कोप एक्चुअल में क्या होता है, ये फोटो सेल और सीआरओ का कम्बिनेशन होता है। ध्यान रखें आप, आइकोनोस्कोप जहाँ से सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है वो फोटो सेल और सीआरओ का कम्बिनेशन होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो पिक्चर हमारे पास है, आपको पता है ना, वीडियो भी पिक्चर्स ही होते हैं, जिनको हम वीडियो कहते हैं, मूविंग पिक्चर जिसको कह सकते हैं, वो एक्चुअल में पिक्चर ही होते हैं, वीडियो। बस उनका जो रेट होता है, रेट आप कह सकते हैं ट्रांसमिशन, वो बहुत तेज होता है। 1/24 1/24 सेकेंड में इमेज जो है शिफ्ट होते हैं, तो वो हमें वीडियो की तरह दिखाई देता है, न कि फ़ोटो की तरह। तो वीडियोज भी पिक्चर ही होते हैं। तो जो भी पिक्चर के इंफॉर्मेशन को भेजना होता है, ट्रांसमिट करना होता है, सबसे पहले उसको बहुत छोटे छोटे ब्राइट और डार्क डॉट्स या स्पॉट के फॉर्म में ब्रेक किया जाता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोई भी इमेज है, जैसे मान लीजिए ये कोई भी इमेज है, इस इमेज को इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स के फॉर्म में ब्रेक किया जाता है। और ये जो लाइट सिग्नल है, ये इमेज है ना, तो ये जो लाइट सिग्नल है, ऑप्टिकल सिग्नल है, उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, सीआरओ की हेल्प से, इसकी फोटो सेल की हेल्प से इस लाइट सिग्नल, ये जो छोटे छोटे पार्ट हो गए ना, इन छोटे छोटे पार्ट को हम बोलते हैं पिक्चर एलिमेंट। कोई भी इंफॉर्मेशन जो होता है, कोई भी फोटो का, कोई भी पिक्चर का, उसको जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्राइट और डार्क स्पॉट्स में ब्रेक कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं पिक्चर एलिमेंट। हर एक पिक्चर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कुछ सिग्नल, कुछ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिसको हम वीडियो सिग्नल भी बोलते हैं। ठीक है, तो वीडियो सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं, तो फोटो सेल की हेल्प से। आपको पता है फोटो सेल पे क्या होता था, लाइट गिरता था, उसकी वजह से वोल्टेज क्रिएट होता था, करंट फ्लो होता था। तो ये वही चीज़ है कि फोटो सेल की हेल्प से इस पिक्चर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग पिक्चर ऑप्टिकल कर सकते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस किया जाता है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है स्कैनिंग, यानी पिक्चर एलिमेंट का स्कैनिंग करके इस ऑप्टिकल सिग्नल के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग फोटो सेल। क्लियर है मामला? फिर से बताते हैं, कोई भी इमेज जिसको हमें भेजना होता है हमारे ट्रांसमिशन स्टेशन से, वहाँ पर हमारे पास होता है आइकोनोस्कोप, जो कि सीआरओ और फोटो सेल का कम्बिनेशन होता है। तो जिस भी पिक्चर को हमें भेजना होता है, इस पिक्चर को, इस सिग्नल को सबसे पहले छोटे छोटे ब्राइट और डार्क इनफाइनाइट स्पॉट के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, जिसको हम पिक्चर एलिमेंट बोलते हैं। फिर पिक्चर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस किया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है स्कैनिंग। फोटो सेल की हेल्प से ये किया जाता है। फिर जब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमें ट्रांसमिट चूँकि करना है, बहुत दूर तक ट्रांसमिट करना है, तो इसको हम मॉड्यूलेट कर देते हैं। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन आगे हम पढ़ेंगे। ये इनकी एनर्जी डिस्ट्रॉय ना हो, अटेनुएट ना हो ये रास्ते में, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर इसको आप कह लीजिए सवार कर देते हैं, बैठा देते हैं एज अ पैसेंजर, और उस पर बैठा के इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर अपने पिक्चर एलिमेंट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मॉड्यूलेट करा देते हैं, और मॉड्यूलेट करने के बाद एरियल की हेल्प से, एरियल मतलब एंटीना की हेल्प से हम इसको ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये करने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मॉड्यूलेशन होता है। उसके बाद हम इस ट्रांसमीटर जो एरियल होता है या एंटीना होता है, उससे हम ट्रांसमिट कर देते हैं। फिर वो हमारे पास आता है, जो हमारा टेलीविज़न है उसका हमारा एंटीना है, वो एंटीना उसे रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है, यानी डीमॉड्यूलेशन के प्रोसेस में उस पैसेंजर वाले सिग्नल को हमको अलग करना है, क्योंकि वही हमारा पिक्चर एलिमेंट है, वही हमारा पिक्चर इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, मिक्स कर दिया था इसको एक दूसरे सिग्नल में, और इसको मिक्स करने के बाद जब हमने रिसीव किया तो हमको फिर से सेपरेट करना है, फिर से हमें यही सिग्नल चाहिए। तो डीमॉड्यूलेशन के प्रोसेस या इसको डिटेक्शन भी बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन या डिटेक्शन। तो इसकी हेल्प से हम इसको दोबारा से डीमॉड्यूलेट करके सेपरेट कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को,
और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, अब चूंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें मिला है लेकिन मेन हमारा टारगेट तो क्या था, ये ऑप्टिकल सिग्नल था, ये पिक्चर एलिमेंट या पिक्चर इंफॉर्मेशन था। तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से हम कन्वर्ट कर लेते हैं ऑप्टिकल सिग्नल में बाय यूजिंग सीआरओ। सीआरओ की हेल्प से आपने देखा ना कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं स्क्रीन पर देखने का मतलब वो ऑप्टिकल सिग्नल हो गया, है ना, और इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट फ्लो होता है या उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑसिलेशन होता है वही हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो टेलीविज़न में दो चीज़ें आप ध्यान रखना, दो पार्ट होते हैं। ट्रांसमिशन जहाँ से होता है उसको हम बोलते हैं आइकोनोस्कोप, रिसीव जहाँ पर करते हैं वो होता है काइनोस्कोप। यही काइनोस्कोप में ही हम लोग घर पर बैठकर अपना पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक, होता क्या है, जिस सिग्नल को भेजना होता है वो ऑप्टिकल सिग्नल, वो पिक्चर एलिमेंट, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं जिसको पिक्चर एलिमेंट बोलते हैं। उस पिक्चर एलिमेंट को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मॉड्यूलेट कराते हैं किसी सिग्नल के ऊपर, फिर एरियल या एंटीना की हेल्प से ट्रांसमिट कर देते हैं। फिर रिसीवर एंटीना या रिसीवर एरियल की हेल्प से उसको रिसीव करते हैं, डीमॉड्यूलेट करके हम अपने ओरिजिनल ऑप्टिकल सिग्नल को फिर से, मतलब ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करते हैं। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के करस्पॉन्डिंग ऑसिलेशन को हम अपने टीवी में देखते हैं क्योंकि उसके अंदर लगा होता है सीआरओ। ठीक है, तो बस टेलीविज़न में इतनी चीज़ें ही आप ध्यान रखें, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। यही काइनोस्कोप आइकोनोस्कोप किससे मिलकर बना होता है, क्या प्रोसेस होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं और उसको भी शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, सिर्फ फार्मूले के ऊपर फोकस करेंगे, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। चलिए तो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, मॉड्यूलेशन एंड डिटेक्शन, जिसको हम मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है कि जब भी हमें किसी ऐसे सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करना होता है जिसकी एनर्जी बहुत कम होती है, तो ऐसे सिग्नल को हम किसी हाई एनर्जी वाले सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज करा देते हैं और उसके बाद ट्रांसमिट करते हैं। और जहाँ पर भी हमें रिसीव करना होता है, रिसीवर एंड पर रिसीव करने के बाद दोबारा से हम उनको सेपरेट कर लेते हैं और ओरिजिनल सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं। तो उस प्रोसेस को वहाँ पर जो किया जाता है सेपरेट करने का, उसको हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन या फिर डिटेक्शन। जैसे जो हमारा रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ, ये डीमॉड्यूलेशन का काम करते हैं, ये डीमॉड्यूलेटर का काम करते हैं, है ना। वहाँ पर जाने के बाद साउंड हमें सुनाई देता है। तो रेडियो स्टेशन से जो साउंड हमें वहाँ से ट्रांसमिट किया जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट किया जाता है। हमारा रिसीवर, हमारा रेडियो उसे रिसीव करता है और सेपरेट करने के बाद फिर हमें वो साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ, ये डीमॉड्यूलेटर का काम करते हैं, डिटेक्टर का काम करते हैं। और जहाँ से ट्रांसमिट किया जाता है सिग्नल को, वहाँ पर उनको मॉड्यूलेट कराने के बाद ट्रांसमिट कराया जाता है। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखें आप। जैसे मान लीजिए माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन में हम बोलेंगे तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करेगा। उसके बाद मॉड्यूलेटर, यहाँ पर ये मॉड्यूलेटर है, इसकी हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, ये जो साउंड सिग्नल है चूँकि इसकी एनर्जी बहुत कम है तो किसी हाई एनर्जी वाले सिग्नल के ऊपर मॉड्यूलेट करेंगे मॉड्यूलेटर की हेल्प से। फिर यहाँ एम्पलीफायर लगा है, एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है। तो एम्पलीफायर की हेल्प से उसकी एनर्जी को, उसकी एम्पलीट्यूड को और बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पर ट्रांसमिशन या ट्रांसमीटर एरियल या एंटीना लगा हुआ है जिसकी वजह से हम इस सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं। अब ये सिग्नल यहाँ पर आता है ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, रिसीवर एरियल या एंटीना से रिसीव कर लिया जाएगा, डीमॉड्यूलेटर की हेल्प से वो सेपरेट कर दिया जाएगा। फिर इसके अंदर एक और एम्पलीफायर लगा होगा जो सिग्नल के एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई करेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है लाउड स्पीकर, यहाँ से हमको दोबारा से साउंड सुनाई देगा। यानी जो साउंड हमने यहाँ से साउंड एनर्जी भेजी थी वही साउंड अब हमें यहाँ पर सुनाई दे रहा है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सारा हमें कुछ करना पड़ा, मॉड्यूलेशन करना पड़ा और उसके बाद डीमॉड्यूलेशन करना पड़ा। ठीक है ना। बाकी ये एम्पलीफायर वगैरह या ट्रांसड्यूसर वगैरह का भी कॉन्सेप्ट आता है। ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं, जो एक तरह के सिग्नल को दूसरे तरह के सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे माइक्रोफोन यहाँ पर ट्रांसड्यूसर का काम कर रहा है, लाउड स्पीकर भी यहाँ पर ट्रांसड्यूसर का काम कर रहा है ना। इसने क्या किया, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। इसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ट्रांसड्यूसर बोले जाते हैं। ठीक,
तो ट्रांसड्यूसर की हेल्प से हम जो भी एनर्जी हमारे पास है, थर्मल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, जिस भी तरह की एनर्जी, लाइट एनर्जी है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पहले कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद मॉड्यूलेशन कराएंगे। मॉड्यूलेशन कराने के बाद यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे। फिर क्या करना है, आप रिसीव करने के बाद डीमॉड्यूलेट कर लीजिए, फिर से अपने ओरिजिनल सिग्नल जिस भी फॉर्म में आप भेज रहे थे उस सिग्नल में आप दोबारा से उसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, तो यही प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस है मॉड्यूलेशन का, और ये प्रोसेस हो गया डीमॉड्यूलेशन या फिर डिटेक्शन का। तो डिफरेंट टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं। तो जैसे जिस सिग्नल के ऊपर हम अपने सिग्नल को सुपर इम्पोज करा रहे हैं उस सिग्नल को हम बोलते हैं कैरियर सिग्नल, और जिस सिग्नल को हम भेजना चाह रहे थे वो सिग्नल को हम सिर्फ सिग्नल भी बोलते हैं या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या सिग्नल है जिसे हम भेजना चाहते हैं कहीं पर, तो इसका हमें मॉड्यूलेशन करा के भेजना पड़ेगा। किसके ऊपर मॉड्यूलेशन कराएंगे, एक कैरियर वेव के ऊपर, कैरियर वेव के ऊपर। ये हमारा कैरियर वेव है जिसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, अपनी एक एनर्जी है। हमारे सिग्नल से ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है यानी ज़्यादा एनर्जी है। तो ज़्यादा एनर्जी वाले इस सिग्नल के ऊपर हम अपने सिग्नल को, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मॉड्यूलेट करा देंगे। ये एज ए कैरियर काम करेगा, एक गाड़ी की तरह काम करेगा, इसको सवार करेगा अपने ऊपर और इस तरीके का कुछ रूप बना लेगा। उसके बाद ये ट्रांसमिट कर दिया जाएगा जहाँ पर भी आप भेजना चाहते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर दोबारा से इस चीज़ को रिसीव करने के बाद सेपरेट कर लिया जाएगा ओरिजिनल सिग्नल को। ठीक है, तो इसको हम सिग्नल भी बोलते हैं, इसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोल सकते हैं या मॉड्यूलेटिंग वेव भी बोल सकते हैं। ये मॉड्यूलेटिंग वेव है या सिग्नल वेव है, ये हमारा कैरियर वेव है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो बनेगा जिसको हम भेजेंगे वो है मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर जो मॉड्यूलेशन होता है वो 3 टाइप का होता है। वैसे तो और भी टाइप के होता है। डिजिटल मॉड्यूलेशन की भी अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो उतना नहीं जाना है। मॉड्यूलेशन 3 टाइप के, देखिए कैरियर वेव का इक्वेशन है EC = EC cos ωt + थीटा। तो अगर इस कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में हम कोई चेंज कर रहे हैं, किसी दूसरे मॉड्यूलेटिंग वेव को जब इसके ऊपर मॉड्यूलेट करवा रहे हैं और इसके एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है, तो इस तरीके के मॉड्यूलेशन को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जैसा कि यहाँ पर है। देखिए इसका एम्पलीट्यूड ये था, लेकिन जब हमने इसके ऊपर मॉड्यूलेट कराया तो इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया। तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो जब फ्रीक्वेंसी इसका न चेंज हो, इसका फेज न चेंज हो और इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाए तो इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दूसरा, जब एम्पलीट्यूड ना चेंज हो और फेज ना चेंज हो लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए तो इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और तीसरा, जब एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट बना रहे लेकिन फेज चेंज हो जाए तो इसे हम फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो 3 तरह के मॉड्यूलेशन हो गए, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। इनके अंदर नहीं जा रहे हैं डिटेल में, बस एक सिंपल सा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ये डायग्राम हमने दिखा दिया। ये हमारा कैरियर वेव है, इसी के ऊपर हमने अपने मॉड्यूलेटिंग वेव को मॉड्यूलेट करा दिया या सुपर इम्पोज करा दिया। उसके बाद ये बना रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव, इसी फॉर्म में ये ट्रांसमिट करा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक फार्मूले जो आपको ध्यान रखने हैं। एक होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसको m या म्यू से एक्सप्रेस करते हैं। ये होता है ES/EC के इक्वल, जहाँ ES मतलब सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग। इसको ES को देखिए, जो मॉड्यूलेटिंग है उसको सिग्नल भी बोलते हैं ना, तो ES की जगह पर हम EM भी लिख सकते हैं। M का मतलब मैक्सिमम नहीं, मॉड्यूलेटिंग। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड अपान कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के रेशियो को ही मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं, m या म्यू से एक्सप्रेस करते हैं। और इस जो मॉड्यूलेटेड वेव है इसके मैक्सिमम और मिनिमम, ये जो देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और ये मिनिमम एम्पलीट्यूड, तो इसके फॉर्म में अगर फार्मूला लिखे तो E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम अपान में E मैक्सिमम प्लस में E मिनिमम। ठीक है ना, तो ये एक फार्मूला है, इसको आप ध्यान रखिए मॉड्यूलेशन के केस में। और दूसरा क्या है, बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ का फार्मूला है USB माइनस LSB, जहाँ पर USB का मतलब अपर सिग्नल बाउंड और LSB का मतलब है लोअर सिग्नल बाउंड। और इनका भी फार्मूला ध्यान रखें। ये अपर सिग्नल बाउंड क्या होता है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है उसको अपर सिग्नल बाउंड बोलते हैं, और जो इनका डिफरेंस होता है इसको हम लोअर सिग्नल बाउंड बोलते हैं। और इन दोनों के डिफरेंस को हम बैंड विड्थ बोलते हैं। तो डिफरेंस करेंगे तो देखिए क्या होगा, FC से FC कैंसिल हो जाएगा, FM और FM मिल जाएगा 2FM। यानी मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी का 2 गुना जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बैंड विड्थ के इक्वल होता है।
या फिर आप ये भी कर सकते हैं यूएसबी और एलएसबी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो इनके डिफरेंस के इक्वल बैंडविड्थ होता है, या फिर अगर आपको इनकी अलग अलग वैल्यूज इस तरीके से गिवन है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये प्रोसेस तो आप समझ रहे होंगे मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का। अच्छा, ये जो डीमॉड्यूलेटर हमारे पास होते हैं जैसे कि रेडियो हो गया, और पीएन जंक्शन भी डीमॉड्यूलेटर की तरह काम करता है, ये ध्यान रखें आप। तो जो रेडियो है, पीएन जंक्शन है, टेलीविज़न है, जो डीमॉड्यूलेटर या डिटेक्टर की तरह काम करते हैं, उनके लिए एक कंडीशन यहाँ पर होल्ड करती है 1/fc इज लेस देन RC इज लेस देन 1/FM, जहाँ पर FM मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी है, FC कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है, और R जो जहाँ पर भी हम रिसीव कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस, और C वहाँ पर कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो R/C है ये। तो ये एक कंडीशन होल्ड करता है डीमॉड्यूलेटर या फिर डिटेक्टर के लिए, तो इसे आप ध्यान रखें। एक और फार्मूला ध्यान रखिए, ये जब कोई भी वेव जाती है और आयनोस्फीयर के केस में फार्मूला यूज होता है, तो आयनोस्फीयर से टकरा करके लौट करके हमारे रिसीवर के पास पहुंचती है, तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला होता है 9 और √n मैक्स, जहाँ पर n मैक्स है द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में आयनोस्फीयर में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है। तो ये भी एक फार्मूला, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 9 √n मैक्स, जहाँ पर n मैक्स की वैल्यू आपको गिवन रहती है, यह है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या आयन। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखें मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के बारे में। बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं है आपके सिलेबस में, छोटा सा टॉपिक दिया था मॉड्यूलेशन एंड डिटेक्शन करके, और एक टॉपिक सिर्फ रह जाता है आपके सिलेबस का, जो सिलेबस में एक वर्ड में लिखा है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, बट उसके अंदर हम लोग पीएन जंक्शन भी पढ़ेंगे, मतलब डायोड पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे और लॉजिक गेट भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। ये सारे थर्मियोनिक वॉल्व वाला जो पूरा सेक्शन था आपके सिलेबस का यूपी पीजीटी का, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।